So good afternoon, everyone. Uh, so uh, Today is our first class, and so how many of you have background in sociology? So you have done bachelor's in sociology, okay? And others, like how many engineers? And other backgrounds, like what is your background? Oh, literature. Which literature? English literature. So uh, sociology talks about social reality. Okay. So sociology talks about social reality. So what is social reality? Like we every day we perceive social reality. Like we see two people interacting. It's a social reality. We see marriage, various kinds of rituals. All these are social realities. So what is the meaning of social realities? Like what we call society. What is society? Anyone? Like we perceive many things. Is everything social reality? Huh? Day-to-day events. But not every day-to-day event is sociology. Many day-to-day events are my personal events. So those are not social events. So how individual is related to society. But first, what is society? Any other person? होता क्या है सोसाइटी? जब हम बोलते हैं सोसाइटी है, समाज है, जैसे आप सिलेबस अगर देखेंगे, पेपर 2 का नाम है इंडियन सोसाइटी। तो इंडिया में तो ना तो कल्चर सिमिलर है, लैंग्वेज सिमिलर है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर इसको सोसाइटी क्यों बोलते? इंडियन सोसाइटी क्यों बोलते? हाँ, नहीं और से स्टेट रह सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। इवान प्रिचर्ड का एक वर्क है नुए ट्राइब पे, जो बताता है कि स्टेटलेस सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है। तो जब भी हम सोशियो को देखते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अपने फ्रेमवर्क को ब्रॉड करेंगे। ये अलग डिसिप्लिन से, जो भी और डिसिप्लिन से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उनसे अलग है। लाइक पॉलिटिकल साइंस विल से दैट वी कैन नॉट एग्जिस्ट without the presence of authority, any kind of authority. When we are in family, we have patriarchal authority, like the authority of the patriarch. When we are in public place, then there is authority of the state. So political science will say that there cannot be existence of society without the presence of authority. But sociology will tell you that there can be societies which do not have this idea of authority or the idea of a state. So what is a state? Like you said, we cannot exist without a state. So what is a state? Like that's also in monarchy, in village, everywhere different group of people come together. हाँ, ठीक है। और हाँ, हाँ, तो ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस, आपने भी इसको पॉलिटी में पढ़ा है। जब हम सोशियोलॉजी में स्टेट देखेंगे तो स्टेट कोई भी अथॉरिटी होगा। अथॉरिटी किस में इंगेज होगा? एक पॉलिटिक्स में इंगेज होगा। अब पॉलिटिक्स क्या होता है बताइए? हर दिन हम लोग यूज करते हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। इंडिया में पॉलिटिक्स हो रहा है। तो अभी बताइए कि डू यू सी द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? सोशियोलॉजी विल सी दैट बिकॉज देर इज ए पावर डिफरेंशियल। हस्बैंड क्या होगा? एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में पावरफुल होगा, और जो वाइफ होगी कम पावर, जनरली कम पावरफुल होगी। तो जहाँ भी पावर डिफरेंशियल होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगा। सिटीजन है हम, इंडियन स्टेट है, पावर डिफरेंशियल है, मेरा पावर बहुत कम है, स्टेट का पावर बहुत अधिक है। सो आवर रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी ए पोलिटिकल रिलेशनशिप। तो जब हम सोचेंगे, कुछ भी सोचेंगे, तो उसको क्या सोचेंगे? ब्रॉडली सोचेंगे। तो स्टेट क्या हो गया? स्टेट को सोशियो क्या देखेगा? एक देखेगा एज ए फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। वो ऐसे नहीं देखेगा कि डेमोक्रेसी आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया।
जैसे पॉलिटिकल साइंस देखता है कि मोनार्की चला गया, डेमोक्रेसी आ गया और सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। सोशियो बोलेगा कि स्टेट कोई भी अथॉरिटी है। जब हम फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक स्टेट का फंक्शन है, अथॉरिटी का फंक्शन है। जब हम अपने विलेज में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, वहाँ पे भी हमको अथॉरिटी दिखता है। सो सोशियोलॉजी विल लुक एट अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी, बट इट विल नॉट से दैट द प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल। सोसाइटी कैन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स जहाँ पे कोई अथॉरिटी हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है, हम लोग जो आप अभी बात हुई वांस प्रिचर्ड की, वो भी देखेंगे नुए ट्राइब में, कैसे वहाँ पे अथॉरिटी स्टेटलेस सोसाइटी है। बहुत सारे आपको स्टेटलेस सोसाइटी मिलेंगे इंडिया में भी, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी है। तो सोशियो में जब भी हम किसी टर्म को देखते हैं तो उसको एक ब्रॉडली देखते हैं, जैसे लॉ है। पॉलिटिकल साइंस कैसे लॉ को देखेगा? वो बोलेगा जिसको एक सैंक्शन जो पार्लियामेंट से मिला है वो लॉ है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट सैंक्शन रूल्स आर लॉज। सोशियो बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ वो है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अगर कस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है सोसाइटी में तो वो भी लॉ है। खाप पंचायत के ऑर्डर जल्दी आते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो सोशियो बोलेगा आप ये बोल सकते हो कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं, लेकिन लॉ तो वो भी है क्योंकि लोगों पे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। लॉ का काम क्या है? इम्प्लीमेंट होना, कंट्रोल, सोशल कंट्रोल हो रहा है। तो किसी भी आइडिया को जब हम देखेंगे सोशियोलॉजी में तो हम एक ब्रॉडली देखेंगे। पावर के आइडिया को देखेंगे, ब्रॉडली देखेंगे। पॉलिटिक्स के आइडिया को हम फैमिली में भी पॉलिटिक्स देखेंगे। कहीं भी दो ग्रुप या दो इंडिविजुअल जहाँ पे पावर डिफरेंशियल होगा वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा। फिर जब हम यहाँ पे थे सोसाइटी पे, इसी के साथ एक और हम टर्म देखते हैं, कल्चर। हर दिन आप देखते हो कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल रिवाइवलिज्म। वो क्या होता है कल्चर? जैसे हम सब एक कल्चरल बैकग्राउंड से सब आते हैं, तो वो कल्चर है क्या? क्या वो वे ऑफ लाइफ है, या कल्चर प्रिस्क्रिप्शंस है, रूल्स का प्रिस्क्रिप्शंस है कि आप किस तरह से रहे सोसाइटी में? है क्या कल्चर? हाँ, लेकिन उसमें कल्चर क्या है, उसका मीनिंग क्या है? क्या? हाँ, एक होमोजेनाइज्ड नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे एक सोसाइटी में। हाँ, वे ऑफ लाइफ होगा, उसको हम कल्चर बोलेंगे। फिर सिविलाइजेशन क्या हो गया? जैसे हम दोनों चीज़ बोलते हैं, किसी को हम ये भी बोलते हैं कि वो कल्चर्ड नहीं है या सिविलाइज्ड नहीं है। क्या है सिविलाइजेशन, बताइए? आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या है वो सिविलाइजेशन? उस टर्म का मीनिंग क्या है? तो फिर वो कल्चर क्यों नहीं है? हाँ, एक से ज़्यादा नहीं। देखिए, तो होता क्या है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या होता है? कल्चर एमर्ज होता है किसी भी सोसाइटी में। ये मान लेते एक सोसाइटी है, तो आफ्टर सम टाइम, सो पीपल आर होमोजीनियस इन ए सोसाइटी, सो आफ्टर सम टाइम दे विल फॉर्म सम रूल्स, सम कस्टम, सम रेगुलेशंस। किसके लिए? मैनेज करने के लिए लोगों को, वो करेंगे। लेकिन ये क्या है? एक ही सोसाइटी है। तो यहाँ पे जब इमर्ज हो रहा है तो इसको हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर क्या हो गया? लोकलाइज्ड फेनोमेना हो गया। इसीलिए जब दो विलेज से भी लोग आते हैं तो लोग ये बोल देते हैं, कुछ लड़ाई होती है, तेरा कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक लोकलाइज्ड फेनोमेना है। जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये एक विलेज था, वैसे अदर विलेजेज और भी थे जिनके कल्चर क्या थे? अलग अलग थे। अब इन तीनों ने जब, एक प्रोसेस होगा, प्राइमरी अर्बनाइजेशन बोलते हैं, कि धीरे धीरे ट्रेड बढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो हो सकता है कोई कल्चरल स्पेस हो, लोग आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे वाराणसी। तो एंशियंट टाइम में क्या होगा? टेम्पल था, तो लोग वहाँ आने शुरू हुए, तो वो क्या हो गया? सिटी में कन्वर्ट हो गया। सेम होगा कि मोनार्क है, उसने अपने एम्प्लॉय को किसी जगह पे बोला कि आप यहीं से सारा रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स एक साथ आ रहे हैं। अब इन मल्टीपल कल्चर्स क्या करते हैं? एक कॉमन नॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और वो कॉमन नॉर्म्स जो होता है वो कल्चर से एडवांस स्टेज पे होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या बोलते हैं कि वो सिविलाइजेशन क्यों था? क्योंकि वहाँ पे
आप देखोगे कि उनका टाउन प्लानिंग जो था वो काफ़ी एडवांस था। जो उनका एक रिलीजियस सिस्टम था, रिलीजन क्या दिखाता है, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन, वो दिखाता है एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी को, कि रिलीजियस रूल्स भी अब ऑर्गेनाइज्ड हो गए, वो था। तो इसलिए हम उनको सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन क्या हो गया, कल्चर का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। बहुत सारे कल्चर मर्ज होकर सम कॉमन एलिमेंट्स को अगर वो कर रहे हैं तो उसको हम सिविलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन जब भी आप देखोगे, कभी भी देखते हो, सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब क्या है, जेनरिक टर्म्स हैं, इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आप उसको डिफाइन करोगे, कल्चर किसका कल्चर। अगर एक हम प्रिमिटिव सोसाइटी में जाते हैं उनका कल्चर अलग होगा, एक मॉडर्न सोसाइटी में आते हैं तो उनका कल्चर अलग होगा। तो ये सारे जेनरिक टर्म है, हम क्या करते हैं एक साथ सबको क्लब कर देते हैं जानने के लिए, पढ़ने के लिए। इसलिए जब हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी का कोई मीनिंग नहीं है। इंडिया हैज़ मल्टीपल सोसाइटीज़। आप एनसीईआरटी देखना, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें दिखाया है कि एक यहाँ पे एक डेटा है, मतलब एक इमेज है, डेटा है, उसमें दिखा रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनका परसेंटेज दिखाया है। एक बगल में एक इमेज है जिसमें एक ओबीस सा लड़का का एक फोटो है दिल्ली का। तो वो क्या दिखाता है कि ये दोनों सोसाइटी तो एक नहीं है। वहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली में बिंज ईटिंग के कारण ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है। साथ में दिखा रहा है एक रूरल इंडिया जहाँ पे पॉवर्टी का लेवल और इंक्रीज हो रहा है। मतलब दोनों सोसाइटी तो डिफरेंट है ना। तो जब हम इंडियन सोसाइटी बोलते हैं तो इसका ये मीनिंग है, हम एक जनरली बोल दे रहे हैं इंडिया में भी डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगे। तो सोशियोलॉजी क्या पढ़ेगी, उन्हीं डिफरेंट सोसाइटीज़ को पढ़ेगी, वो डिफरेंसेज को पढ़ेगी, एक सोसाइटी और दूसरे सोसाइटी के क्या डिफरेंसेज हैं। सोशियोलॉजी पढ़ेगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेन एंड वुमेन। Men have very different kind of living experiences, like they have sense of authority। कहाँ से आता है, पेट्रियार्की से, सोशल सिस्टम से आता है। उनको बहुत सारे फ्रीडम्स होते हैं क्योंकि उन पे कंट्रोल कम है। वुमेन में हम जाते हैं, कहाँ कंट्रोल है, उनकी सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल है, उनके फ्री मूवमेंट पे कंट्रोल है, इनहेरिटेंस राइट्स जो होते हैं उस पर कंट्रोल है। तो इन्हीं डिफरेंसेज को सोशियोलॉजी पढ़ेगा। तो आप जब भी कोई चीज़ देखोगे, जैसे इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा, इकोनॉमिक्स बोलेगा ग्रोथ अगर हमारा, आप सुनते हो ना, 16% हो जाए, 18% हो जाए, $5 ट्रिलियन हो जाएगी। सोशियोलॉजी बोलेगा किसके लिए $5 ट्रिलियन, क्या ये $5 ट्रिलियन रीडिस्ट्रीब्यूट होके विलेज में जो लोग हैं वहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। वो इसका इम्पैक्ट देखेगा कास्ट पे, कि इस $5 ट्रिलियन में किस कास्ट ग्रुप को सबसे अधिक बेनिफिट मिले, किस क्लास को सबसे अधिक बेनिफिट मिले, किस जेंडर को बेनिफिट मिले, किस रीजनल आइडियाज़ को सबसे अधिक बेनिफिट जा रहे हैं। तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि इन एवरी प्रोसेस देयर इज सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, और उस इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट किन पे अधिक होगा, जो मार्जिनलाइज्ड होंगे। तो हमारा सोशियोलॉजी में फोकस क्या होगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होगा, वुमेन, LGBTQ, फिर आपका दलित्स, जो ओल्डर पीपल हैं, ये सब हमारे मेन कैटेगरी, हम उन पे इम्पैक्ट दें। अगर उन तक पहुंच रहा है कोई भी इम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर उन तक नहीं पहुंच रहा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। फिर सोशियो में हम ये भी देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी इश्यू, देन वी हैव टू बी फर्स्ट थिंग क्रिटिकल, सेकेंड थिंग रिफ्लेक्टिव। क्रिटिकल कि हम किसी चीज़ को, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया और हम मान लिए कि सही है, हमको देखना है कि इसके पीछे ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्यों, बिकॉज सोशल रियलिटीज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स है, कि जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रहा, सो समवन कैन से दैट ही हैजंट स्टडीड वेल और ही डज नॉट हैव, हाँ, स्किल, ये सब चीज़ें। फिर आपके सामने, उसी के सामने अगर कोई आदमी ये बोले कि इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना परसेंटेज है, उसमें बहुत सारे स्किल्ड होंगे, कितने लोग तो PhD किए हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं जॉब मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पे देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इफ देर इज़ ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल एंड देर इज़ ओनली पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड, तो हम क्या बोले, हम बोले हो सकता है उसका कैरेक्टर ख़राब हो, स्किल होने के बाद भी हम, हो सकता है कैरेक्टर ख़राब हो या एटीट्यूड नहीं हो, तो इसलिए जॉब में, तो क्या हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम हो गया।
सोशियोलॉजी क्या बोलेगी, हम इसी पर्सनल प्रॉब्लम को सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वो देखेगा स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देखोगे पूरे सोशियोलॉजी में कहीं भी ये नहीं माना जाएगा कि कोई एक लीडर है जो सब कुछ कर देगा, एक अकेला लीडर। वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सोशल कंडीशंस ऐसे क्रिएट हुए जिसके कारण ये सब चीज़ें हो पाई। समझ गए? और एक चीज़ और, आप लोग जब भी हम लोग इसको देखेंगे तो अब एक पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, कुछ कुछ पार्ट्स थे जहाँ से अधिक क्वेश्चन आते थे, तो लोग जैसे रिसर्च मेथड हुआ छोड़ दिए। अब ऐसा नहीं है, अब सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे इक्वल वेटेज है सबका, तो आपको सारे पढ़ने हैं। और बस आपको डेवलप करना है वो थिंकिंग, वो इमेजिनेशन कि सोशल रियलिटी किस तरह से है। तो जितने भी थ्योरीज आप पढ़ोगे वो आपको सोशल रियलिटी को देखने के नए नए तरीके देंगे, कि उस तरीक़ों की तरह आप कोई भी आ गया कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो आप जीएस में तो आप लिखते हो कि एनसीआरबी डेटा ये बताता है और इस तरह, इसमें ऐसा नहीं लिखोगे। इसमें डेटा उटा सब इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, बाकी आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखोगे कि किस तरह के वायलेंस, मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। जैसे आप देखो वुमेन कहाँ काम करती है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में जनरली। वहाँ पे क्या होता है कि आप अभी रूरल इंडिया में जाओ तो अभी भी जो गैस और ये सब यूज नहीं होता, लकड़ियाँ यूज होती है। सो देर आर सेवरल वर्क्स बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हु से दैट दिस इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस। वाई दिस इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस? हैड men engaged in the cooking, they would have used all the modern amenities, वो सारे गैस ले आते, सब कुछ ले आते। लेकिन यहाँ पे वुमेन क्या हो रहा है, उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह का वायलेंस है। फिर जैसे ये देना, प्रिस्क्रिप्शन देना वुमेन को कि आप किस तरह के कपड़े पहनो, ये भी एक तरह का वायलेंस है। तो हर चीज़ को हम कैसे देखेंगे, एक मेंटल लेवल पे देखेंगे, वहाँ वायलेंस कैसे हो रहा है, एक फिजिकल लेवल पे देखेंगे। इसका मतलब हो गया हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रियलिटी को देखेंगे। क्या होता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी? क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गया जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो दुनिया का कोई भी आदमी आ जाएगा तो हम अगर देखेगा तो हम लोग यहीं बैठे दिखेंगे, मतलब रिपीट होगा सेम चीज़। ऑब्जेक्टिव जैसे साइंटिफिक कोई भी चीज़ हम बोल। सब्जेक्टिव रियलिटी होता है, जैसे आप ये बताओ कि इतने सारे लोग हैं और हर कोई हर अलग अलग ह्यूमन बीइंग क्यों है, हर कोई अलग सोचता है, हर कोई के अलग फीलिंग्स है। किसी को कोई एक्टर पसंद आता है, किसी को कोई और एक्टर पसंद आता है, ऐसा क्यों है? हाँ, मतलब इंडिविजुअल के पास क्या है, सब्जेक्टिविटीज है, इसी को बोलते हैं फीलिंग्स, इमोशंस। ये सब्जेक्टिविटीज हमको मशीन से भी अलग करती है और अदर ह्यूमन बीइंग से भी अलग करती है। लाइक सपोज यू बाय ए फोन, go to any store anywhere in the world, if you buy the same model, phone will be similar, कोई डिफरेंस नहीं होगा उस फोन में। वो क्या दिखाता है, क्योंकि ये क्या है, फोन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, तो इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स किससे होंगे, फीलिंग्स हमारे कंडीशनड होंगे। हम जिस तरह के फैमिली में होंगे उस तरह के फीलिंग्स होंगे। अगर किसी के फैमिली कोई एक कास्टिस्ट फैमिली में है तो उसके अंदर भी वो आइडिया आएंगे। अगर किसी ने बचपन से देखा है पेट्रियार्की तो उसके अंदर भी हो सकते हैं वो आइडिया या उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो वो सब्जेक्टिविटी है। तो यही सब्जेक्टिविटी क्या करती है, ह्यूमंस को डिफ्रेंशिएट करती है। तो सोशियो क्या बोलेगा, ह्यूमंस आर नॉन रिप्लेसेबल। तो जो आपका रोल है वो आपका रोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कौन से रोल है, एक प्रोफेशनल रोल्स हैं, हो सकता है वो कोई और कर ले, लेकिन जो आपका सोशल रोल है, जो आपका रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो ये क्या दिखाता है, सब्जेक्टिविटी दिखाता है। अगर ह्यूमंस भी मशीन होते तो सबके एक जैसे ही थॉट्स होते, एस्पिरेशंस होते। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे सोशियो में कि ग्लोबलाइजेशन आने से क्या चेंज हुआ। तो चेंज हुआ कि हम लोग के भी थॉट्स और एस्पिरेशन सब एक जैसे होते जा रहे हैं। जिसका एग्जांपल आपको देते हैं कैसे हो रहे हैं। 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज आती है इंडिया में। इन मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या चाहिए थे, इंजीनियर्स चाहिए थे, वो भी सस्ते। तो उन्होंने एक कॉमन सेंस क्रिएट किया इंडिया में। आप देखोगे कि इंजीनियरिंग सबसे अच्छी डिग्री है, सबसे जल्दी नौकरी लगती है। और मतलब
पूरा का पूरा यूथ चला गया इंजीनियरिंग करने, किसी को नहीं पता इंजीनियरिंग में क्या होता है, लेकिन वो चला गया इंजीनियरिंग करने। तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि होमोजेन एस्पिरेशंस को भी मार्केट, स्टेट वो क्या कर सकती है? होमोजेनाइज कर सकती है। जो पावरफुल है उसने क्या किया? एस्पिरेशंस को ही चेंज कर दिया। हो सकता है उसमें कोई बहुत अच्छा पेंटर बनता, या कोई सोशियोलॉजी पढ़ता, कोई यूपीएससी करता। फिर जैसे ही रिसेशन आया, आपके पास कौन सी फिल्म आई? 3 इडियट्स। उसमें इंजीनियर को क्या बोलने बोला जा रहा है? भाई तू फोटोग्राफर बन, अगर तेरे को फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बन। हाँ, हाँ पैसा क्यों? बिकॉज इकोनॉमी वॉज नॉट एबल टू क्रिएट जॉब्स फॉर सो मेनी इंजीनियर्स। And at the same time, globalization created two big industries. One creative industry of branding, marketing. Second is cosmetic industry. ग्लोबलाइजेशन ये दो इंडस्ट्री क्रिएट किए। दोनों इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्रिएटिव लोग चाहिए। यू नीड गुड फोटोग्राफर्स, गुड राइटर्स। अब आपने तो सबको इंजीनियर बना दिया था, तो अब वहाँ से क्या कर रहे हो? कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हो। तो हम लोग जब अब कोई भी फिल्म देखते हो, कुछ भी आता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेज लाता है। जैसे आप देखना कि लिबरलाइजेशन इंडिया में जैसे ही होता है, तो एक नॉस्टैल्जिया आपको दिखेगा ट्रेडिशन के लिए। नॉस्टैल्जिया कैसे दिखेगा? हिंदी फिल्म्स आएगी, वो किस पे फोकस करेगी? वुमेन की चेस्टिटी और वर्जिनिटी पे फोकस करेगी। जैसे उसको एक वो कमोडिटी बना देगी। क्यों? ट्रेडिशन को चेंजेज आ रहे हैं, सोशल चेंजेस ग्लोबलाइजेशन से, तो फिल्म में उस पर फोकस करेगी। फिर मार्केट सब वो कैप्चर कर लेगा इकोनॉमी के अंदर, तो वो फोकस चेंज हो जाएगा। तो आप कभी भी सोशल चेंज देखो, आप फिल्म्स के थ्रू देख सकते हो, म्यूजिक के थ्रू देख सकते हो, लैंग्वेज के थ्रू देख सकते हो आप सोशल चेंज। आज के डेट में आप देखो जो लैंग्वेज यूज होते हैं, स्लैंग्स जो यूज होते हैं, जो टीनेजर्स हैं वो जो यूज करते हैं, आप उनसे बात करके देखो, आपको मैक्सिमम समझ में नहीं आएगा वो क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज भी चेंज होता है, उसको भी कंडीशन किया जाता है। फिल्मों से सीखते हैं ना लैंग्वेज, बहुत सारे लोग फिल्मों से सीखते हैं, लिटरेचर से सीखते हैं, ड्रामा से सीखते हैं। तो हम लोग देखेंगे हर चीज़ का इम्पैक्ट। और एक चीज़ और करना है फोकस इस पे, सोशल चेंज सबसे पहले कहाँ से मर्ज होता है? कहाँ से? नहीं, वो किस इंस्टीट्यूशन से, किस जगह से सबसे पहले द आइडिया ऑफ सबसे पहले मर्ज होता है? लिटरेचर से, आर्ट और लिटरेचर से। क्योंकि आर्ट क्या है? क्रिएटिव इंडस्ट्री है। लिटरेचर क्या है? क्रिएटिव आइडिया है। सो दे कैन ट्रांसग्रेस सोशल बाउंड्रीज, और उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपने एक फिक्शन लिख दिया, आज के डेट में तो ऐसे हल्ले हो जाते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि आपने एक फिक्शन लिख दिया तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप बाउंड्रीज को आर्ट हमेशा ट्रांसग्रेस करता है। तो सबसे पहले सोशल चेंज का आइडिया किसी भी सोसाइटी में लिटरेचर में आएगा, पेंटिंग में आएगा। आपको एग्जाम्पल इसका देते हैं। जो मॉडर्निटी की बात करते हैं, क्या होता है मॉडर्निटी? बताइए मॉडर्निटी। वे ऑफ लिविंग तो कल्चर भी था। सो हाउ मॉडर्निटी इज डिफरेंट? इवॉल्व तो हम हमेशा से होते आए हैं। वे ऑफ थिंकिंग, साइंस का एंट्री। सो रिप्लेसिंग रिलीजन बाय साइंस, रिप्लेसिंग प्रीस्ट बाय फिलोसफर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइंस की एंट्री हो रही है, रैशनल थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है, इसीलिए हम मॉडर्न बोलते हैं। अब सिंपल देखना आसपास वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, कि कोई बोल देता है ये तो कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है। क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यूज़ को मानता है, जो वैल्यूज रैशनल नहीं है। रैशनल कैसे नहीं है? जैसे डिफरेंस बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अदर इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन मीन्स बाय बर्थ। सो आई हैव सम आइडेंटिटी बाय बर्थ, यू हैव सम अदर आइडेंटिटी बाय बर्थ, इट डज नॉट मेक अस इनइक्वल। लेकिन ट्रेडिशन क्या करता था? उसको इनइक्वल बनाता था। कोई रैशनल रीजन नहीं है। कैसे बनाता था? तो कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी का एक सिस्टम है, रेस का सिस्टम, जेंडर का सिस्टम। तो मॉडर्न टाइम्स में क्या होंगे? एंटी कास्ट मूवमेंट होंगे। वो क्या बोलेंगे? हर कोई इक्वल है। फेमिनिस्ट मूवमेंट होंगे, वो बोलेंगे मेल फीमेल और अदर जेंडर्स वो सारे इक्वल हैं। तो मॉडर्निटी क्या है? रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से बात करता है। प्रोग्रेस का आइडिया है उसमें। प्रोग्रेस का आइडिया मीन्स आने वाला कल जो होगा वो आज से बेहतर होगा। तो उसको हम देखेंगे कैसे क्रिटिक भी होता है।
तो मॉडर्निटी सबसे पहले जो इमर्ज होता है रेनेसांस होता है, ये क्या था? चेंजेस इन द डोमेन ऑफ पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, इंडस्ट्री नहीं है, वो बाद में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिटरेचर में चेंज हो रहा है, फिलॉसफी में चेंज हो रहा है। राइटर्स आ रहे हैं जो लिटरेचर लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मजाक उड़ा रहे हैं चर्च का। चर्च यूज टू बी द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और इवन द सोसाइटी वॉज सेंटर्ड अराउंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च इन यूरोप। और वो आ रहे हैं, वो मजाक उड़ा दे रहे हैं। न्यूटन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कुछ सुपर नेचुरल लॉज कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते सुपर नेचुरल लॉज? बोला लॉ ऑफ ग्रेविटी है। बोला ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, उससे पूछते पृष्ठ कहाँ से आया? वो बोलता है नेचुरल फोर्स है, नेचर में वो फोर्स है, कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटी। सुपर नेचुरल होता तो कभी होता कभी नहीं होता, ये क्या नेचुरल फोर्स है। तो वो कहाँ पे कर रहे हैं सारे लोग चेंज? जैसे आप साइंस लिखोगे, आप बोल दोगे कि ऐसा होता है, तो आप पे बहुत सारे सैंक्शंस लग जाएंगे, रिलीजियस जो रूल्स हैं, लॉज हैं। गैलीलियो, इंक्विजिशन कोर्ट, गैलीलियो को जाना पड़ा था। तो इस, लेकिन यहाँ पे लिटरेचर वाला जो लिखता है वो बोलता है ये तो फिक्शन है। तो आप क्या कर लो? बहुत तो 4 कोरे लगा दोगे उस टाइम के हिसाब से। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि किसने स्टेट की अथॉरिटी को तोड़ने की कोशिश की। तो लिटरेचर पहला मीडियम होता है। और लिटरेचर और भी मीडियम क्यों होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम, वी फर्स्ट टॉक अबाउट फ्रीडम इन आवर माइंड। वी इमेजिन फ्रीडम, लाइक द आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर यू might be very different from the idea of freedom for me, because I have imagined it very differently. So when I imagined it very differently, so I will give it a shape in the form of some art or some literature. तो धीरे धीरे क्या होगा? बाउंड्रीज ट्रांसग्रेस होगी। वो दिखाएगा, लिटरेचर दिखाएगा कि जो अभी की सोसाइटी है उसका जो शेप है वो इतना भयानक सा क्यों है, इतना बुरा सा क्यों है, और क्या क्यों बुरा है, चेंजेस क्यों आने चाहिए। इंडिया में भी आप देखोगे अचानक से लिटरेचर आने चालू होंगे जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होगा, तो जहाँ वो बात करेंगे वो बोलेंगे यार सती, इसका क्या मीनिंग है, कोई रैशनैलिटी तो नहीं है। आप डिग्निटी ही नहीं, आप लाइफ से भी क्या कर रहे हो? स्ट्रिप कर रहे हो लोगों को। कोई रैशनल प्रोसेस नहीं है, तो लिटरेचर आएंगे। अगर वो वैसे बोलेंगे तो उनको जो है सो जो पावरफुल लोग हैं उनसे लड़ना होगा। अब लिटरेचर में लिख रहे हैं तो लिटरेचर में कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। पेंटिंग में चेंज होगा, पर्सपेक्टिव आएगा, नए पर्सपेक्टिव से वो देखेगा। जैसे आप देखोगे पहले जो भी पेंटिंग होते थे या जो भी बुक्स होते थे, सारे रिलीजियस बुक्स होते थे। दे यू लाइक मैन कैन नॉट बिकम ए हीरो, वुमेन की तो बात ही नहीं थी उस टाइम। इवन मैन कैन नॉट बिकम ए हीरो इन लिटरेचर। गॉड और द इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यही दो लोग हीरो बन सकते थे लिटरेचर में। मॉडर्निटी आया, बोला ऐसा क्या है, मैन भी हीरो बन सकता है। उसके बाद जो आप पढ़ते हो नॉवेल्स आज के डेट में, तो ये स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इसको इसलिए बोलते हैं इट वाज ए वेरी न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग, न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग स्टोरीज, तो इसलिए इसको नॉवेल बोलते हैं। नॉवेल मतलब होता है नया। वो इमर्ज क्यों? ये बोल रहा है कि अब हमको गॉड को हीरो बनाना ही नहीं है। आई हैव टू राइट अबाउट, इफ आई हैव टू राइट समथिंग, आई विल राइट अबाउट द इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब जो पोइट्री आएगी वो भी क्या होगा? वो इंडिविजुअल के इमोशंस, वो लव की बात करेगा। वो सूफी पोइट्री की तरह गॉड से बात नहीं करेगा, या भक्ति पोइट्री की तरह। यहाँ पे ह्यूमन जो मंडेन इमोशंस हैं, एवरीडे इमोशंस हैं, लव हो गया, हेट हो गया, जेलसी हो गई, इन सब इमोशंस के बारे में आप बात करने लगेंगे। तो क्या हो रहा है? रिलीजन का रोल पीछे जा रहा है। ह्यूमंस कहाँ आ रहा है? ह्यूमंस आर कमिंग एट द सेंटर ऑफ सोसाइटी। वर्ल्ड कहाँ घूमेगा? अब ह्यूमंस के अराउंड घूमेगा। तो इस तरह से सबसे पहले कहाँ चेंज आएगा? आर्ट एंड लिटरेचर में आएगा। मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी आने के बाद क्या हुआ? द वर्ल्ड सॉ 2 वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। प्रॉमिस क्या हुआ था? मॉडर्निटी कोई भी अगर आया, इतने लोगों ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, सब कुछ हुआ, तो लोगों को कुछ तो प्रॉमिस किया होगा ना। सो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, पीस, न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब वॉर्स नहीं होंगे, अब बाउंड्री डिफाइंड होगी, इंटरनेशनल रूल्स आ गए। लेकिन क्या हुए? सबसे भयानक 2 वॉर हुए ह्यूमैनिटीज के, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद कुछ फिलोसफर्स ने सोचा, और जो लिटरेचर वाले थे, सोचा कि उन्होंने बोला कि द प्रोमिसेस ऑफ मॉडर्निटी वेर नॉट इफेक्टिव
to bring change in the society. Rather, modernity created more violence. How it created more violence? War became mechanized. पहले क्या होता, आप तलवार से लड़ते थे, 3 घंटे लड़ोगे थक जाओगे आप. अब क्या है कि अब आपके पास मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं आपके पास. तो जो डिवेस्टेशन का जो लेवल है वो क्या हो गया, बहुत अधिक बढ़ गया. तो उसने बोला, आपने तो बोला था कि इमेंसिपेट हो जाएंगे लोग मॉडर्निटी से, लेकिन हो क्या रहा है, इम्प्रिजेंड हो रहे हैं, इनकार्सिरेट हो रहे हैं. कहाँ पे, इन्हीं मॉडर्न आइडियाज़ में. तो वहाँ पे भी चेंज कहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, चेंज सबसे पहले आर्ट से इंट्रोड्यूस होगा. तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एक फॉर्म ऑफ आर्ट बहुत पॉपुलर होता है, दादाइट मूवमेंट बोलते हैं उसको. इट वॉज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. उन्होंने क्या बोला, बोला मॉडर्निटी अब क्या बोलता है, बोलता है आपको अच्छा जीवन जीना है तो कैसे जीना है, तो आईएएस बन जाओ, है ना, बताया जाता है. बहुत ही मॉडर्न थॉट है कि आप क्योंकि आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, मॉडर्न टाइप का जॉब भी है, तो आप वो बन जाओ. मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोलेगा कि मॉडर्निटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दे बिलीव इन सिंगल आइडिया. दे बिलीव दिस इज गुड एंड अदर थिंग्स आर बैड. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्यों लाते हैं, वो लाते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट करने. कि एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग होगा, आपका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, सबका अलग होगा. तो वो क्या बोलते हैं कि ट्रुथ्स आर रिलेटिव, देर आर मल्टीपल ट्रुथ्स. कोई चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, मेरे लिए हो सकता है ना हो. वॉर, जब वॉर होता है तो बहुत सारे लोग तो खुश भी होते हैं ना वॉर से, कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है. आर्म्स डीलर हो गए, इंश्योरेंस बेचने वाले, मतलब इंश्योरेंस बेचने वाले सुपरस्टार बन जाते हैं वॉर के टाइम में. हेल्थ नहीं, हेल्थ केयर तो वो पब्लिक यूटिलिटी हो जाता है, तो उनसे तो काम करवाया जाता है बहुत अधिक, कोविड में भी हमने देखा. हाँ, तो वो हो जाते हैं. तो उस तरह से चीज़ों को देखेंगे. तो वहाँ पे दादाइट मूवमेंट आता है, फिर उसका पोस्ट मॉडर्निज्म, हम लोग इसको पढ़ेंगे. पोस्ट मॉडर्निज्म, उसका फेज स्टार्ट होता है. क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म? हाँ, नहीं नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म. आजकल आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स जब न्यूज़ दिखाते हैं उसको भी फैक्ट चेक किया जाता है, जबकि न्यूज़ चैनल का काम क्या होना चाहिए कि फैक्ट दिखाना. अब फैक्ट चेकर्स एक नया एक ये खुला, जो कि अब ओपन हुआ डोमेन, जो क्या करेगा, न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ को चेक करेगा. तो ये क्या है, यही पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी है. तो दादाइट मूवमेंट जब हुआ तो उन्होंने मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लाया. उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज़ लाए, जैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है कोई, लिटरली, कि वो लिटरेचर के अंदर, स्टोरीज के अंदर वो टाइम ट्रेवल कर रहा है. पॉसिबल नहीं है ना टाइम ट्रेवल. तो ये सब क्या, वो वही कॉन्शियसनेस पे लाया कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं, हम उसकी बात करें, हम इतनी एब्सर्ड बातें ही करेंगे कि जिससे लोगों को दिमाग से वो हटे कि स्टेट ही एक आइडिया है जिसके थ्रू हम रह सकते हैं, वॉर जो है सो इनएविटेबल है. ये सब आइडिया को ख़त्म करने के लिए आया. सो if you see this abstraction, the best example of postmodernism is Eiffel Tower. Eiffel Tower. So the one Eiffel who made the Eiffel Tower was a railway bridge maker. So bridge has to be horizontal. वहाँ क्या है, वही रेलवे ब्रिज है, वो वर्टिकल है. तो वो क्या है, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर है. वर्टिकल ब्रिज नहीं हो सकता ना, ब्रिज तो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. तो पोस्ट, उसने क्या किया, हमारे कॉन्शियसनेस को ही उल्टा कर दिया. तो इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म. वो बिलीव करते हैं दुनिया में सब कुछ सही है, आपकी वो आपका जो ट्रुथ है वो आपका ट्रुथ है, मेरा जो ट्रुथ है मेरा ट्रुथ है. ना आप अपना ट्रुथ मेरे पे दो, ना मेरा ट्रुथ आप वो करो. तो जितने भी सोशल चेंजेज आएंगे उसमें लिटरेचर का रोल, बहुत आर्ट का रोल बहुत अधिक होगा, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द पावर टू ट्रांसग्रेस सोसाइटल बाउंड्रीज. लिटरेचर में इंटरकास्ट मैरिजेज के बारे में बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं. विडो रीमैरिज के बारे में इंडिया में बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं. क्यों लिखे जा रहे हैं, वो ट्रांसग्रेस कर सकते हैं. कोई जब बुक पढ़ता है तो रिलेट नहीं करता है ना कि ये स्टोरी में ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो रिलेटेड टू दिस पर्सन, ऐसा तो नहीं करता. तो उनके पास वो क्रिएटिव लिबर्टी आती है. तो हम लोग क्या देखेंगे सोशियोलॉजी में, एक तो टाइमलाइन होगा,
मॉडर्निटी से स्टार्ट करेंगे हम सोशियोलॉजी में, मॉडर्निटी कैसे आई, मॉडर्निटी ने कैसे सोशियोलॉजी को बर्थ दिया, और उसके बाद कैसे कैसे सोशल चेंजेस आए। फिर हम पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में आ जाएंगे, रिस्क सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सारे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया, ह्यूमंस ने जब इंडस्ट्रीज क्रिएट किए तो उनको लगा आज तक का सबसे बड़ा ये चेंज आया है, सोशल चेंज, बिकॉज यूरोप वॉज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यूरोप वॉज एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रिसोर्स की कमी हिस्ट्री में हमेशा रही है। अचानक से आपके पास इतने अधिक रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसको बेचने के लिए आप एक प्रोसेस शुरू कर देते हो कोलोनाइजेशन का, कि ज़बरदस्ती हम बेचेंगे। वो चेंज है। लेकिन आज के डेट में देखो, नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। सर्विस सेक्टर्स आ गए। सर्विस सेक्टर एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या होता था, सपोज आई एम ए प्रोड्यूसर एंड यू आर ए कंज्यूमर, सो आई विल प्रोड्यूस समथिंग, आई विल गिव इट टू यू, you will reply to me that the product was good or bad. I will have some kind of satisfaction. क्या फीडबैक। अब क्या हो गया कि आई एम ए प्रोड्यूसर, यू आर ए कंज्यूमर, बीच में एक सर्विस सेक्टर आ गई, जोमैटो, स्विगी, ये सब। तो देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रोड्यूसर एंड ए कंज्यूमर। तो सोशल चेंज तो हो रहा है ना, इससे कहाँ चेंज आएगा, इससे लेबर में सोलिडारिटी नहीं हो पाएगी। अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होगा बहुत अधिक तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर के पास जैसे एक होता क्या था, इसको बोलते हैं हम लोग सोशियोलॉजी में फिक्टिव किनशिप। फिक्टिव किनशिप का मतलब जैसे आप मोहल्ले में जाए कोई सामान खरीदते हो तो आप उसको अंकल बुलाते हो, एजेंट है, तो अंकल किसका होता है, किनशिप नेटवर्क का पार्ट होता है। रोड पे किसी आदमी को तो आप अंकल जनरली नहीं बोल, इंडिया में तो इसे बोल देते हैं लेकिन जनरली नहीं बोलते हैं। तो आप बुलाते हो तो आप हमेशा उसी से सामान लोगे। आप जाओगे, उसके अगल बगल नए भी दुकान खुलेंगे, आप नहीं लोगे, आप उसी, क्योंकि आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। सेम होता था पहले, जब हम कुछ, एक कंज्यूमर का हमेशा प्रोड्यूसर के साथ रिलेशनशिप रहा। अब क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो रिलेशनशिप भी ब्रेक हो रहा है। तो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे सोसाइटी पे, आएंगे ना इसके इम्पैक्ट। जैसे अभी हम देखते हैं गिग इकॉनमी बोलते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को सोशियोलॉजी पढ़ेगा, तो उसको हम ब्रॉडली उसको पढ़ेंगे। आपको अभी कोई, अब एक एनसीईआरटी को आप देख लो, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, और फर्स्ट तो आप उसको पढ़ो, उसके जो चैप्टर्स हैं, और बाकी आपके क्लास नोट्स जो होंगे वो सफिशिएंट होंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो है, तो आपको स्टडी मटेरियल इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप क्या करो कि जैसे क्लास होते हैं तो वैसे आप उसको देखो। क्लास में हर टॉपिक के, अभी आएंगे उस पर, सिलेबस पे आएंगे इसके बाद, तो आपको उसे देखना है। तो अब देखते हैं कि लाइक हाउ यूपीएससी हैज़ फ्रेम्ड द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी। So there are two papers, sociology paper 1 and sociology paper 2. Paper 1 is fundamentals of sociology. So basically how sociology emerged, how various theories came, and how those theories studies different institutions of our society. Like how those theories studied religion, family, तो उन सबको उसमें देखेंगे, politics. So in introducing sociology, class 11th. So if you look at syllabus, so there are three parts of the syllabus of sociology. First is history. हिस्ट्री का मतलब है कि इमरजेंस कैसे हो रहा है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी अदर डिसिप्लिन से अलग कैसे है, और मेथड क्या है सोशियोलॉजी के। सो इट विल टॉक अबाउट हिस्ट्री कि कैसे रेनेसां आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रहा है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है, और उसके बाद एक सोशियोलॉजी क्रिएट हो रहा है। सो फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखेंगे सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस डिसिप्लिन, लाइक ये क्या पढ़ सकती है। हर डिसिप्लिन का है ना, साइंस जैसे कास्ट सिस्टम को तो नहीं पढ़ सकता, तो उसी तरह सारे सब डिसिप्लिन का अपना स्कोप होता है कि हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो स्कोप ऑफ डिसिप्लिन।
सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, अगर कास्ट सिस्टम को ही हम पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स को ही हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसे होता है पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशन को पढ़ेगा, हम बिहेवियर को पढ़ेंगे। बिहेवियर का मतलब हुआ जैसा हम मानते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन का रोल होना चाहिए, रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है, डिवियंस होता है ना उससे। इसलिए हम बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स लाते हैं। तो हम उस बिहेवियर को पढ़ेंगे कि रियलिटी में वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। सोचिए एक कोई भी इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट को जनरली जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिंबल ऑफ जस्टिस है। वहीं से हमको कहीं भी जस्टिस नहीं मिलेगा तो फाइनली हमको वहां से मिल सकता है। सोशियोलॉजी जब उसको पढ़ेगा तो बोलेगा कोई ये सिंबल ऑफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर ऑल्सो conditioned by economy and politics of our society. Like there is a scholar Anuj Bhuvania, so he worked on Supreme Court, ये जो PIL जो आप देखते हैं ना, Public Interest Litigation, and he said that Supreme Court is a slum demolition machine. कि इस PILs के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली में स्लम को डिमोलिश कर दिया, बहुत सारे स्लम्स को डिमोलिश कर दिया। बट द सेम सुप्रीम कोर्ट had not taken any stand against residential areas where people of middle and upper classes are living. तो हम क्या देख रहे हैं, हम रियलिटी में उसका प्रैक्टिस देख रहे हैं। जबकि जस्टिस क्या होना चाहिए, इक्वालिटी पे बेस्ड होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं हो पाता क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स उस पर इम्पैक्ट करेगी। सो फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्निटी and social changes in Europe and the emergence of sociology. So in social changes, रेनेसां, एनलाइटनमेंट, और क्या सोशल चेंजेज हुए थे यूरोप में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। So we'll not study these movements or these like what was enlightenment, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन किंग था, वो हमको नहीं पढ़ना है। what kind of ideas were propagated by the revolution। लिबर्टी का आइडिया, तो उसका क्या मीनिंग है लिबर्टी का, इसी टाइम फ्रेम में लिबर्टी का आइडिया क्यों आ रहे हैं। यूरोप अभी तक स्लेवरी वहाँ पे कॉमन था और उनको कोई लीगल था, कॉमन क्या लीगल था वहाँ के लॉज के हिसाब से, साथ में मॉरल भी था वहाँ पे, स्लेवरी सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो बोलने लगे लेबर फ्री होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो वो आइडियाज़ कैसे इमर्ज हो रहे हैं, हमारा काम वो है। हमारा काम वो नहीं, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, वो किंग था, किंग को पैसे की दिक्कत, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप वही पढ़ोगे, किंग को पैसे की दिक्कत हो गई, इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने बनाया, कुछ नहीं हो पाया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ये आइडियाज़ कहाँ है, क्यों डेमोक्रेसी इमर्ज हो रही है तो इसी टाइम पीरियड में इमर्ज हो रही है, मॉडर्निटी उसी टाइम क्यों आ रही है। उससे हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हमारा फोकस होगा मॉडर्निटी क्या होता है, हाउ मॉडर्निटी वाज perceived by different group of scholars. Some said that modernity is not emancipatory, like those who believed in religion, those who believed in tradition. So they said that modernity is not emancipatory. Modernity replaced the institution of religion with the institution of science, but modernity could not provide the values or the functions that religion had in previous society. कि आपने रिलीजन के क्या काम है, वो आपको होप देता है, होपलेस सिचुएशन में भी आपको होप दे देगा। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, आपको लगता है हो सकता है, रिलीजन होता है, होप आता है। हमारे सब्जेक्टिव थॉट्स को चेंज करता है। अब आपने रिलीजन को हटा दिया यूरोप से, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, सो they were literally following the ideas of enlightenment, like the idea of centralization. मॉडर्निटी का एक आइडिया सेंट्रलाइजेशन होगा, तभी तो नेशन स्टेट क्रिएट हो पाएंगे, centralization होगा. So they were literally following the idea of centralization, and what they did, so even if today you go to France, so suppose this is Paris, आपको यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन पेरिस क्या था, सेंटर था, अभी भी उनका कैपिटल है. तो जो ट्रेन जाएगी, ट्रेन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, ट्रेन पहले पेरिस जाएगी, फिर वहाँ से ऐसे आएगी.
तो उन्होंने लिटरली हर चीज़ में सेंट्रलाइजेशन का आइडिया कर लिया. देर यूज टू बी ए वेरी फेमस चर्च इन पेरिस. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, उस चर्च के लोगों ने तोड़ दिया, बिकॉज रिलीजियस सिंबल्स शुड नॉट बी सीन इन द पब्लिक प्लेसेस. उनका जो आइडिया सेकुलरिज्म या जो एनलाइटनमेंट में आइडिया आया था कि रिलीजन पब्लिक प्लेस पे दिखने ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने चर्च को तोड़ दिया. अभी भी आप देखोगे फ्रांस में, अगर आप कोई भी रिलीजियस सिंबल्स पब्लिक, क्या हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड डेमोक्रेसी क्या हुआ? नहीं हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ हो गया. हाँ वो तो आएंगे, चेंज तो कांस्टेंट है, वो तो होगा ही. तो जैसे आप अभी भी देखोगे फ्रांस में क्या होगा, रिलीजियस सिंबल्स लेके अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो आपके साथ हो सकता है वायलेंस हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो जाए. अब उसके बहुत सारे लोग, जैसे कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कुछ लोगों का कि फ्रांस ने आज तक तो लाइफ में कुछ किया नहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा. तो उनका जो है वो अभी भी आप जाओगे तो हर आदमी के फ्रांस में क्या हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. तो अभी भी उस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं. तो हम देखेंगे वो पॉलिसीज एमर्ज कहाँ से हो रही है, ऐसा फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है, यूएस में क्यों नहीं हो रहा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्यों नहीं हो रहा है. यहाँ पे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में फिर हम आएंगे स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस. सो तो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट में एक हम डिबेट देखेंगे, आप लोग इसको लिख लो, आगे काम आएगा. फॉर्मलिस्ट वर्सेस सिंथेटिक स्कूल, फॉर्मलिस्ट वर्सेस सिंथेटिक स्कूल के डिबेट को देखेंगे. सो फॉर्मलिस्ट विल से दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो. नैरो मीन्स हम जो है सो प्रोसेस को देख सकते हैं, एवरीडेनेस में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं. सिंथेटिक स्कूल एंड अदर स्कूल, सिंथेटिक स्कूल विल से दैट वी कैन स्टडी एवरीथिंग इन द सोसाइटी. हम हर कुछ देख सकते हैं सोशल रियलिटी. तो हम लोग इस डिबेट को देखेंगे, वहाँ से हम जानेंगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. देन विल कंपेयर सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस. तो अदर सोशल साइंसेस कौन से हुए, हिस्ट्री हो गए, फिलोसफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया. तो जितने भी हैं उन सारे के साथ हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे सोशियोलॉजी इनसे अलग क्यों है. देन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, कि हाउ सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस और बोथ आर सेम. बताइए क्या होता है कॉमन सेंस? क्या? हाँ लेकिन वो कहाँ से आता है वो बाय डिफॉल्ट? सोशलाइजेशन से. ये टर्म आप धीरे धीरे अपने वोकैब में लाते जाओ, सोशियोलॉजी के टर्म. एक्सपीरियंस नहीं, सोशलाइजेशन से. कल कॉमन सेंस क्या है, कल्चरल नॉलेज है, जिसको मोटिवेशनल स्पीकर ने बोल दिया जैसे कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी के पास कॉमन सेंस होता है. तो आप जिस कल्चर में रहते हो वो क्या करता है, आपको बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करता है. नॉलेज किस सेंस में प्रोवाइड करता है, जैसे रिस्पेक्ट करना, हर कल्चर में अलग अलग होता है. किसी कल्चर में अगर आप किसी से मिलते हो, स्ट्रेंजर से मिलते हो और मुस्कुरा देते हो तो उसको बुरा मान लेगा. लेकिन इंडियन कल्चर में जनरली क्या होता है, आप अगर कुछ हो गया तो आप जनरली मुस्कुरा देते हो, तो यहाँ पे अच्छा माना जाता है. तो सोशलाइज्ड नॉलेज है. लेकिन सोशलाइज्ड नॉलेज के साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि सारे बायसेज होंगे उसमें. जेंडर बायस, सोसाइटी के जितने बायस हैं वो आपके नॉलेज में होगा. जेंडर बायस होगा, कास्ट बायस होगा, हर तरह के बायसेज कॉमन सेंस के पार्ट हों. क्यों? कॉमन सेंस क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव नॉलेज नहीं होता है. हम रिफ्लेक्ट नहीं करते कि नॉलेज सही है नहीं सही है, ये प्रैक्टिस है सही है नहीं सही है. क्या होता है, आप जब एक प्राइवेट स्पेस में होते हो तो आप जनरली चीज़ें करते हो, आप भी सोचते नहीं हो. जो उन्होंने बोला सबकॉन्शियस, और कॉमन सेंस हमारे सबकॉन्शियसनेस का इतना बड़ा पार्ट है कि एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज पेट्रियार्कल, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ क्लास बायस, एवरी वन इंक्लूडिंग मैन वुमेन ट्रांसजेंडर्स एंड अदर जेंडर्स. क्यों? क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन. इसलिए आप देखोगे बहुत प्रोग्रेसिव आदमी भी कभी सक्सेस सी बात कर जाएगा. शशि थरूर का भी रिसेंट केस था. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सोशलाइज नॉलेज में, अनकॉन्शियस में है. हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर किससे चलता है? अनकॉन्शियस से चलता है ना.
हम कॉन्शियस होके तो बात नहीं करते, हम तो अनकॉन जो आता है बात करते हैं उस तरह से। और वो सेप कौन करता है? कॉमन सेंस करता है। कॉमन सेंस करता है, नॉलेज करता है जो हम पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे इट्स सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस सेम और दे आर डिफरेंट। देन हमने बात की भी, मॉडर्निटी किस चीज़ की बात कर रहा था? साइंटिफिक थिंकिंग की, साइंस की बात कर रहा था मॉडर्निटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोशियोलॉजी भी साइंस है या नहीं है। सोशियोलॉजी साइंस है, बताइए आप लोग, क्यों साइंस क्यों है? लाइक वो तो रिलीजन में भी थ्योरीज होते हैं, थियोलॉजिकल स्टडीज़ में सबसे बड़ा थ्योरी है ये उन, हाँ, साइंस होता क्या है? और फुल ऑफ फैक्ट सोशियोलॉजी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, फिलोसफी भी होता है। क्या? नहीं, उस तरह से नहीं देखेंगे। पहला वाला पार्ट आपका सही था। रिजल्ट रिपीट होंगे, रिजल्ट रिपीट होंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पानी जो है सो बॉयल करेगा। वो आप दुनिया के कहीं भी चले जाओ, किसी भी कल्चर में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी बॉयल करेगा ही। तो जनरलाइजेशन होता है। साइंस क्या कर सकता है? प्रोसेस को जनरलाइज, कॉज एंड इफेक्ट बताता है। और जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिपीट हो सकते हैं। उनका कल्चर ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये इंडिया में हो गया, यूएस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कल्चर अलग है। यूनिवर्सल होगा वो साइंस। तो सोशियोलॉजी एज साइंस का मीनिंग है, सपोज आई एम studying a society in Delhi, in a slum in Delhi. So can my results be used for other slums in other parts of the world or not? If my result can be used and if they are correct, then sociology is science. If they cannot verify, तो sociology क्या हुआ? कि साइंस नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो साइंस का अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है। साइंस भी चेंज होता है। न्यूटन का एक ग्रेविटेशन का लॉ था, आइंस्टीन आएगा उसको चेंज कर, बोले इसमें तो आपने रिलेटिविटी का आइडिया ही नहीं लाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया ही नहीं है। तो साइंस भी क्या होगा? टाइम पे चेंज होगा। साइंस ऑल्सो हैज एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस। जब आप कोई थ्योरम, थ्योरम क्या होता है? इसके प्रूफ नहीं है, बस ऐसा होता है। बट साइंस को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं बाकी चीज़ों से? मेथड से। कि उस हम किस तरह इस नॉलेज पे पहुंचे हैं उसका हम एक मटेरियल तरीका, कोई और भी चाहे तो उससे देख सकता है। जैसे अगर कोई सोशियोलॉजिकल वर्क है या कोई साइंटिफिक वर्क है, तो अगर हम भी लैब में करेंगे तो मेरे पास भी सेम रिजल्ट आएगा। जो नॉन साइंस जब हम बोलते हैं, जैसे रिलीजन को या थियोलॉजी को, उसको नॉन साइंस क्यों बोलते हैं? उसके जो एजम्पन्स हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, सुपर नेचुरल एजम्पन्स हैं। अगर हम चाहे, उसमें कोई भी मेथड नहीं दिया है सेम चीज़ का, अगर हम चाहे भी तो प्रूव नहीं कर सकते हैं। वो किस पे टिका है? वो टिका है द आइडिया ऑफ फेथ, द आइडिया ऑफ बिलीफ, उस पे टिका है। तो साइंस क्या बोलेगा? कि ये रैशनल वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। तो इसलिए साइंस जब आता है तो रिलीजन नीचे जाता है, डाउनफॉल होता है रिलीजन का। और जब रिलीजन ऊपर जाता है तो साइंस का डाउनफॉल होता है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे सोसाइटीज में हम देखते हैं जहाँ पर रिलीजियस आइडियाज़ बहुत पावरफुल हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? साइंटिफिक आइडियाज़ नीचे जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे साइंस क्या होता है। जैसे साइंस है तो एक राइटर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, थॉमस कून। हाँ, थॉमस कून। सो ही सेज, ही डिफाइन साइंस थ्रू दिस आइडिया ऑफ पैराडाइम। सो पैराडाइम क्या होता है? सपोज आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक फील्ड पे काम करते हो, उसी पे आप भी काम करते हो। आपने उस पर 50 तरीके से एक्सपेरिमेंट किए और 50 में आपको रिजल्ट नहीं आया। तो जो
ये जब उस पर काम करने आएंगे तो ये क्या करेंगे, वो 50 तरीके नहीं अपनाएंगे क्योंकि इनको पहले से पता है कि उस 50 तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। सो साइंस ऑलवेज वर्क्स इन ए पैराडाइम। उनके मेथड एक तरह के होंगे, उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे हम बोलते हैं ना न्यूटोनियन फेज, कि न्यूटन के आने के बाद हर कोई न्यूटन के पैराडाइम में काम कर रहा था। जो रूल्स रेगुलेशंस वो देख रहे थे, वही रूल्स रेगुलेशन से बाकी लोग भी देख रहे थे। उससे क्या होता है, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, कि हमको पता है ये 50 तरीके से नहीं होगा तो 51वां तरीका खोजते हैं। सो थॉमस कून सेज दैट why science also changes because we never question the paradigm। हम मान लेते हैं कि हाँ न्यूटन ने बोल दिया तो इसी पैराडाइम में हमको काम करना है। सोशल साइंस में जब आते हैं वहाँ पे भी सेम होता है कि कार्ल मार्क्स है, जब वो वर्क लिखता है तो अगले 100-150 सालों तक क्या होता है कि चेंजेस जो है सो आपको दिखेंगे 100 सालों तक। हर बहुत सारे वर्क आ रहे हैं मार्क्सियन थ्योरी पे, आ रहे हैं ना वहाँ पे थ्योरी। तो ये क्या बोलेगा कि अगर वो पैराडाइम को क्वेश्चन कर रहा है, मार्क्सियन पैराडाइम को, तो यहाँ पे क्या होगा, वो साइंटिफिक वर्क होगा। तो उस तरह से हम देखेंगे साइंस क्या होता है। साइंस के भी प्रॉब्लम्स हैं, साइंस भी अनसर्टेन होता है। जैसे आप पूरे एक कम्युनिटी, साइंटिस्ट कम्युनिटी को बुलाओ, आप उनसे पूछो क्या अगले 10 साल में आप जो 10 स्टेप्स बोलते हो उससे क्लाइमेट चेंज पे ये 10 साल या 100 साल में इम्पैक्ट आएगा, सर्टेन होके कोई भी नहीं बता सकता। तो साइंस इज ऑल्सो अनसर्टेन, नेचुरल साइंसेज आर ऑल्सो अनसर्टेन as the social sciences are. So therefore differentiating social science like sociology, political science and other social science with natural science is wrong। तो बहुत सारे थिंकर आएंगे वो आपको बोलेंगे। कुछ लोग आएंगे इसमें बोलेंगे कि इवन सोशियोलॉजी इज ए हायर साइंस दैन अगस्त कॉम्टे, दैन दिस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे भी हायर साइंस है। क्यों ये हायर साइंस है? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट इन ए वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड। सोसाइटी इज वेरी अनसर्टेन। जैसे मान लो सोशियोलॉजी कैसे रिसर्च करते हैं, आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे, आप उनसे तो झूठ भी बोल सकते हो, कुछ छुपा भी सकते हो। उसमें भी वो अपने मेथड के थ्रू एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाते हैं। जैसे डरखाइम बोलेगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे, कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन अगर कम और अधिक होता है तो उससे सुसाइड रेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सोसाइटी में एक कम्युनिटी, जैसे इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, इससे भी सुसाइड रेट पे इंक्रीज होगा। आप देखो जैसे उसको कैसे देख सकते हैं, जैसे अभी चिल्ड्रन सुसाइड इज इंक्रीजिंग और इंडिया है भी सुसाइड में बहुत आगे। तो क्या हो रहा है, एक जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी था वो खत्म हो रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन जो सोसाइटी का था वो कम हो रहा है, तो सुसाइड इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक सोशल वर्ल्ड में एक साइंटिफिक थ्योरी देने की कोशिश की। जैसे अगर कैपिटलिज्म आएगा तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? माइग्रेशन हो रहा है, तो वो सोचेंगे। So we'll look into science, scientific method and critique. What are the scientific methods and what are not scientific method? लेकिन सोशियोलॉजी में एक चीज़ आप याद रखना, जो सारे वर्क होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने बायसेज को, सब्जेक्टिविटीज़ को, जैसे मान लो हम जाते हैं रिलीजन पे काम करने, तो मेरा एक सोशलाइजेशन हुआ है, तो मेरे अंदर बायस होंगे ना रिलीजन के बारे में, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे बायस भी होंगे, तो मेरे रिसर्च में तो दिखेगा, हम इंटरप्रेट ही करेंगे उसी बायस के थ्रू। तो उस केस में हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड उस केस में क्या कर, उन बायसेज को अलग कैसे कर सकता है। और क्रिटिक भी देखेंगे, साइंस का क्रिटिक। लाइक विल रीड पॉल फेराबैंड। पॉल फेराबैंड वाज ए thinker. He says there is nothing called, everything is science, and he answers this question, what is scientific methodology? He says anything goes। हर कुछ साइंस है और कोई भी मेथड जो है, हर मेथड साइंटिफिक है। तो क्रिटिक करेगा साइंस को। वो क्यों करेगा? वो बोलेगा यार अगर हम एक पैराडाइम में ही काम करते रहे, इन्होंने 50 तरीके अपनाए थे, इनको नहीं मिला, तो इन्होंने 100 तरीके अपना लेंगे, इनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पैराडाइम ही गलत है। सेम पैराडाइम में सेम रूल, सेम चीज़ फॉलो करके तो आपको नहीं मिल सकता ना कुछ नया रिजल्ट। इसका मतलब कुछ तो चेंज होता होगा। तो वो बोलता है कि देर आर मल्टीपल, मतलब मिलियंस ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड। वो बोलता है एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्की, देखेंगे उसको तो एनार्किकल थॉट्स हैं। उस थॉट में से कोई एक एब्स्ट्रैक्ट सा थॉट आता है और वो क्लिक कर जाता है।
तो वो बोलता है कि कोई पैराडाइम वैराडाइम नहीं होता, ये साइंस बोल करके आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, जो डोमिनेंट तरीका नहीं है, आप उनको एक्सक्लूड करते हो रिसर्च से, आप उनको मानते ही नहीं हो कि साइंटिस्ट है। जैसे एक फार्मर है, वो गेस कर लेता है बारिश कब होने वाली है, कब फसल लगाना है, आईएमडी से तो बढ़िया ही गेस करता है। दिल्ली में 8 दिनों से बारिश हो रही थी, ऑरेंज अलर्ट तक जारी हो गया था। लेकिन साइंस उसको नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो साइंस बोलेगा आपके पास मेथड नहीं है। और वो बोलेगा भाई तेरे पास मेथड है, तू कौन सा प्रिडिक्ट कर दे रहा है। लेकिन फिर भी एक लेजिटिमेसी होगी। क्यों? ये इतने सारे डेटा को उन्होंने कोलेट किया है, वो ये भी रिजल्ट बता देंगे, उनको ये भी पता है कि उनके कब कब प्रिडिक्शन सक्सेसफुल हुए हैं। फार्मर को क्या मतलब प्रिडिक्शन सक्सेसफुल नहीं हुए, वो अगले साल का फसल का देखेगा। तो पॉल फेराबैंड और बहुत सारे थिंकर आएंगे जो साइंस के आइडिया को क्रिटिक करेंगे। वो बोलेंगे साइंस को जब आप ऐसे बोल देते हो, उससे क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड का एक्सक्लूजन होता है। हम लोकल नॉलेज सिस्टम जो है, आप उसको साइंस मानते ही नहीं, आप सुपरस्टिशन बोल देते हो सीधे। तो ये क्या दिखाता है? आपका एक बायस दिखाता है। तो उसको हम इसमें देखेंगे। देन विल ऑल्सो लुक इनटू मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स। सो मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स का है कि सोशल रियलिटी को हम देखें कैसे। जिसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीके हैं सोशल रियलिटी को देखने का। कोई बोलेगा कि हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मतलब कि सुसाइड क्या हो रहा है, कितने सुसाइड हुए, उसके डेटा के बेसिस पे हम देखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम सब्जेक्टिविटीज़ को देखेंगे। सब्जेक्टिविटीज़ को कैसे देखेंगे? सब्जेक्टिविटीज़ को हम देखेंगे सोशल, जैसे वो बोलेंगे हम इंटरप्रेट करेंगे किसी के एक्शन को। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे दुनिया में ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जो सोशल रिलेशंस हैं, वो किसने क्रिएट किए? वो ह्यूमंस ने क्रिएट किए। तो सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। तो उनका फेमिनिस्ट थ्योरीज, वो बोलेंगे women आर नॉट born, दे आर मेड इन सोसाइटी बाय द सोसाइटी। क्योंकि उनके रोल्स क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके बाय बर्थ लिखा हुआ नहीं आया था, सोसाइटी ने उनको इम्प्यूट किया है। तो वो बोलेंगे सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। तो उस कंस्ट्रक्शन को ब्रेक करके हम देखेंगे कि पीछे है क्या प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे पॉजिटिविज्म एक है स्कूल ऑफ थॉट साइंटिफिक, फिर वेबेरियन अप्रोच, मार्क्सियन अप्रोच, सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के, वो सब सारे देखेंगे। फिर इसी पॉजिटिविज्म में हम देखेंगे फैक्ट क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जब हम बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रल, तो ये सब सारे टर्म्स को हम उसमें देखेंगे। और रिसर्च क्या क्या मेथड हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे सिलेबस का है वो क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री और कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ ये डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन बना, कैसे इसने रिसर्च प्रोड्यूस किए। सो फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री। व्हेन यू टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमारे आ जाते हैं पर्सपेक्टिव, सोशल थ्योरीज। तो यही जो मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग है, मल्टीपल वेज ऑफ परसीविंग सोशल रियलिटी है। सो विल रीड थ्योरीज। So we have Marx, Karl Marx. So we do not have to read everything about Karl Marx or everything about other thinkers. हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं बस उन्हीं को पढ़ना है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल। तो इसको मार्क्स के बारे में पता है आप लोगों को, किसी को? क्या था, कौन था? आप बताइए। और मार्क्स का okay. कोई और बताइए मार्क्स का आइडिया। ठीक है, और बताइए कोई। हाँ ठीक है, लेकिन उसका वो क्या बोला वो? So when modernity came, so most of the people were happy because for the first time they got the right of equality, rule of law. So all these things came, so people were happy. Suddenly a thinker Karl Marx came and said that
दिस मॉडर्निटी हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स. This modernity is even more problematic than other systems like feudal system which is based on agriculture. Agriculture system जो होता है उसको feudal system बोलते हैं, जो कैप इंडस्ट्रीज से पहले था. तो कार्ल मार्क्स पहली बार आके बताता है कि ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है इसमें एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज हो गया. तो बोलता है मॉडर्निटी ने आपको क्या दिया, तो आपको एक एक्सप्लॉइटेड लेबर दिया, बना दिया. एक्सप्लॉइटेशन पहले भी था बट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन वॉज डिफरेंट. यहाँ पे क्या एक्सप्लॉइटेशन का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो गया. दो क्लासेस बट गए. द वन क्लास हैव्स और कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ. सो दे आर गेटिंग प्रॉफिट, दे आर एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट. तो सारा वेल्थ कहाँ जा रहा है, उनके पास. जो लेबर क्या कर रहे हैं, सबसिस्टेंस वेज पे जी रहे हैं. सो ही क्रिटिक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही क्रिटिक्ड, anyone critiqued modernity in a theoretical perspective. और वहाँ से मार्क्सिस्ट आइडियाज आते हैं. और मार्क्स जो है, अगर कार्ल मार्क्स को देखें, मार्क्स इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑल्सो. फॉर द फर्स्ट टाइम ही रोट साइंटिफिक हिस्ट्री. उससे पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो साइंटिफिक नहीं होती थी, वो थियोलॉजिकल हिस्ट्री होती थी. देन डर्कहाइम. सो डर्कहाइम टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. तो क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? सेपरेशन ऑफ वर्क. सो डिवीजन ऑफ लेबर at that time was seen as an economic phenomena. So Adam Smith studied division of labor and he said that division of labor increases productivity, increases efficiency. डर्कहाइम क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं, हम इसको एक सोशल फेनोमेना की तरह पढ़ेंगे. सोशियोलॉजी क्या पढ़ेगी? सोशल फेनोमेना. तो ये पढ़ेगा डिवीजन ऑफ लेबर से सॉलिडारिटी में क्या चेंज हो रहा है. क्या डिवीजन ऑफ लेबर से वायलेंस कम हो जाएगा, डिवियंस कम हो जाएगा, ये उसको पढ़ेगा. तो इसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ेंगे. डर्कहाइम का मेथड है सोशल फैक्ट के थ्रू. ही स्टडीज एवरीथिंग थ्रू दिस आइडिया ऑफ सोशल फैक्ट. इसको देखेंगे. फिर हम विल सुसाइड के वर्क को देखेंगे एंड religion and society. He also worked on religion and he says that so he gave this concept of totemism. He says totemism is the most primitive form of religion. Religion emerge कैसे हुआ? तो totems के थ्रू हुआ. totems क्या हो गया? any symbols. तो ये बताता है कि जैसे कोई एक सोसाइटी है वो क्या करता है, किसी न किसी सिंबल को वर्शिप करता है. जैसे कोई सोसाइटी क्रोकोडाइल को वर्शिप कर रहा है, कोई सोसाइटी किसी प्लांट को वर्शिप कर रहा है. सो ही विल से दैट व्हाई पीपल आर वर्शिपिंग दीज एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, दीज सिंबल्स. इससे क्या होता है? तो वो बताएगा रिलीजन इज नॉट अबाउट सुपर नेचुरल थिंग्स. रिलीजन इज अबाउट सोसाइटल थिंग्स. कि जब आप एक साथ, सब लोग एक साथ कलेक्ट होते हो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, तो उससे क्या होता है? सोशल सॉलिडारिटी इंक्रीज होती है. तो सॉलिडारिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये क्या है? एक फंक्शनल रोल है. तो हम इसमें देखेंगे टोटेमिज्म. देन मैक्स वेबर. सो मैक्स वेबर के जैसे इनका सोशल फैक्ट था, देखिए कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म प्रोसेस के थ्रू वो सब कुछ पढ़ेगा. ये सोशल फैक्ट इसका जो है इसको यूज करके डर्कहाइम सब पूरे सोसाइटी को पढ़ेगा. वेबर सोशल एक्शन के और आइडियल टाइप्स, ये दो कॉन्सेप्ट के थ्रू वो जो है सोसाइटी को पढ़ेगा. सो वेबर विल टॉक अबाउट मीनिंगफुल सोशल एक्शन. मीनिंगफुल सोशल एक्शन मीन्स वेयर 2 or more than 2 सोशल एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड. जैसे ये क्या हो गया? एक मीनिंगफुल सोशल एक्शन हो गया. इसको पढ़ा जा सकता है क्लासरूम को. लेकिन वेबर बोलेगा कि आप एक इंडिविजुअल कहीं जा रहा था और बारिश होने लगी और उसने अम्ब्रेला ओपन किया, तो बोलेगा ये मीनिंगफुल सोशल एक्शन नहीं है, सोशियो इसको नहीं पढ़ेगी. क्यों नहीं पढ़ेगी? बोलेगी इसमें तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ. देन विल रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी. तो अथॉरिटी को देखेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी में किस तरह की अथॉरिटी थी, मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह की है. तो अलग अलग तरह के 3 तरह के अथॉरिटी की वो बात करता है. ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी. तो उन तीनों को हम यहाँ पे देखेंगे.
ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्यों वन ऑफ द मोस्ट रैशनलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और ब्यूरोक्रेसी हर जगह क्यों है, प्राइवेट से लेके पब्लिक जहाँ भी जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हमको क्यों दिखता है. एंड प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो वेबर मेड very significant intervention by this work. So he for the first time said that religion can complement science. कैपिटलिज्म क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है, रैशनल प्रोसेस है. रिलीजन इसको क्या करेगी? रिलीजन क्या होना चाहिए? अपोजिशन में होना चाहिए साइंस के. रिलीजियस आइडियाज शुड बी अपोजिट टू साइंटिफिक आइडियाज. लेकिन यहाँ पे वो दिखाएगा कैसे रिलीजन जो है साइंस को प्रमोट कर रहा है, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ला रहा है. देन वी हैव पार्सन्स. सो पार्सन्स ऑल्सो स्टडी सोसाइटी थ्रू सोशल एक्शन, बट ही सेज दैट एवरी एक्शन इज सोशल एक्शन. तो अगर कोई छाता भी ओपन कर रहा है तो वो भी सोशल एक्शन है. क्यों है सोशल एक्शन? बिकॉज ही सेज दैट आवर एक्शंस आर वॉलेंट्री, आवर एक्शंस आर इंटेंशनल, आवर एक्शंस आर सिंबॉलिक. कैसे सिंबॉलिक है? तो हमारे पास एक गोल होता है और मल्टीपल मीन्स होते हैं, और हम क्या करते हैं उन मीन्स में से डिसाइड करते हैं कि गोल्स तक कैसे पहुंचना है. हम छाता ही निकाल के हो सकता है वहाँ रुक भी तो सकते थे कहीं पे साइड में, या हम भीग के भी जा सकते थे. तो मेरा जो जैसे हो सकता है मेरा इंटरव्यू था तो हम भीग नहीं सकते थे, इसीलिए हमने छाता निकाल लिया. तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक सोशल एक्शन ही है मेरा, कि मेरा जो गोल है इंटरव्यू तक सही से पहुंचना, इसके लिए हम वो कर रहे हैं. सो ही विल से दैट एवरी एक्शन इज ए सोशल एक्शन. हम हर चीज को पढ़ सकते हैं. तो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग लोग सोसाइटी को, अलग सोशल रियलिटी को अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं. मार्क्स कैसे परसीव कर रहा है? वो देख रहा है एक्सप्लॉइटेशन, वो देख रहा है एलियनेशन, वो बोल रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्निटी के बारे में. डरखाइम बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है या साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है वो सब अलग था, आप उसको सोशियोलॉजी में पढ़ो. सुइसाइड कहाँ पढ़ते थे? साइकोलॉजी में पढ़ते थे. वो बोलते थे कि सुइसाइड साइकोलॉजी किसको पढ़ सकता है? इंडिविजुअल माइंड को पढ़ सकता है. बोलते हैं सुइसाइड तो सोशल फेनोमेना है, दुनिया किसी भी सोसाइटी आप चले जाओ सुइसाइड होंगे ही, बस रेट ऑफ सुइसाइड चेंज होगा. तो जब ये सोशल फेनोमेना है तो इसको कौन पढ़ेगा? सोशियोलॉजी पढ़ेगी. मैक्स वेबर आया, उसने बोला कि बस मीनिंगफुल सोशल एक्शन को हम पढ़ सकते, बाकी हमसे सोशियोलॉजी का डोमेन नहीं है. पार्सन्स ने बोला कि हम सारे इसको पढ़ सकते हैं. फिर इनका एक कॉन्सेप्ट सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स, दो आइडिया पढ़ेंगे. पैटर्न वेरिएबल्स टॉक्स अबाउट इवोल्यूशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी. तो मूविंग फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू पैटर्न वेरिएबल बी. कास्ट सिस्टम किस चीज़ के बेसिस पे था? बाय बर्थ था. तो आपके राइट्स सब कुछ जो भी आपको मिलते थे बाय बर्थ मिलते थे. मॉडर्न टाइम्स में अचीवमेंट्स पे मिलते हैं कि आप अगर एग्जाम पास करोगे तभी आप आईएएस बन सकते हो, और जो भी एग्जाम पास करेगा वो आईएएस बन सकता है. क्या है? अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गया. तो सोशल इवोल्यूशन को इसमें देखेंगे. देन विल रीड रॉबर्ट के मर्टन. सो रॉबर्ट के मर्टन ही गिव्स मिडिल रेंज थ्योरी. मिडिल रेंज थ्योरी मीन्स अभी तक हमने जितने थ्योरीज देखे मर्टन से ऊपर सब ग्रैंड थ्योरी थे, सब पूरी दुनिया की हर बातें बता रहे थे कि मेरी थ्योरी ले जाओ, आप इंडिया ले जाओ वहाँ भी काम करेगा, आप यूएस ले जाओ वहाँ भी काम करेगा, ईरान ले जाओ वहाँ भी काम करेगा. ग्रैंड नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, मतलब वो एक ट्रुथ जो है वो बता रहे थे. अब यहाँ पे क्या होगा? मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी देगा, बोलेगा ग्रैंड नैरेटिव से कुछ भी फायदा नहीं है, हमको जो प्रोसेसेस हैं उसको एक्सप्लेन करना है एम्पेरिकल फैक्ट के बेसिस पे. तो थ्योराइजेशन अब क्या होगा? एम्पेरिकल फैक्ट जो होंगे उसका रोल आ जाएगा. इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन. तो मैनिफेस्ट फंक्शन मीन्स जैसे आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्यों आए? आपको आईएएस बनना है तो इसके लिए सोशियोलॉजी पढ़नी आप आए, तो ये मैनिफेस्ट हो गया. लेटेंट फंक्शन क्या हो गया? यहाँ पे कुछ लोगों की दोस्ती हो जाएगी, जो मैनिफेस्ट तो नहीं था पहले, लेकिन वो भी तो सोशल रियलिटी का पार्ट हुआ ना, कि आप यहाँ पे आए और आपकी कुछ लोगों से दोस्ती होगी, एक सोशल वर्ल्ड आपने क्रिएट किया. तो ये हो गया लेटेंट फंक्शन. कंफर्मिटी एंड डिविएंस. सोशियोलॉजी डिविएंस को पढ़ती है. डिविएंस क्या? एक ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर क्राइम भी आता है और कोई भी ट्रांसग्रेशन जो है डिविएंस का पार्ट होगा. इफ समवन इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स, मतलब लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो कर रहा है लेकिन वो कोई काम नहीं कर पा रहा है,
कोई एक ब्यूरोक्रेट है जो बोलता है कि वो जो भी लॉ में लिखा हुआ है वही करेंगे, लेकिन उससे काम नहीं हो पा रहा है, वो भी एक डिवियंस का पार्ट होगा। तो हमारे लिए सुइसाइड, आर्मी पर्सनल डाइंग ऑन द बॉर्डर इन द वॉर इज ऑल्सो सुइसाइड एज पर डरखाइम। ऑल्ट्रिस्टिक सुइसाइड उसको बोलता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी डेथ होगी, हो सकती है, फिर भी वो अपनी सोसाइटी के लिए वो दे रहा है, तो उसको ऑल्ट्रिस्टिक सुइसाइड लेता है। फार्मर्स इन विदर्भा रीजन डाइंग फॉर द ऑनर ऑफ देयर फैमिली इज ऑल्सो ऑल्ट्रिस्टिक सुइसाइड। क्यों? वो क्यों मर रहा है? वो इसलिए नहीं मर रहा है कि उसके पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या है कि उसकी जो फैमिली है उसके ऑनर और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो जो है सुसाइड कर रहा है, तो वो भी कहाँ जाएगा? ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड में, इस तरह के। तो हम इसमें डिवियंस को पढ़ेंगे, डिवियंस क्या होता है, किस किस तरह के डिवियंस होते हैं, डिवियंस कहाँ पे होता है, तो ये आप सोशल थ्योरी। देन वी हैव मीट सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड हाउ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी जो है वो कैसे होता है उसको देखना है। So you do not have to like read these thinkers from any book, क्योंकि आप बुक में पढ़ोगे तो एक आप उसको समझ नहीं पाओगे जिस तरह से, तो उससे बेहतर है कि आप क्लास में पढ़ो और जो मटेरियल मिलेगा जो हम बुक से कोलेक्ट करके देंगे आप उससे उसको करना, थिंकर्स को। तो क्या हो गया? पहला हिस्ट्री पार्ट था, हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा था हमारा पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट थ्योरेटिकल स्टैंड्स टू लुक एट सोशल रियलिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं बताइए? ये तो एग्जाम्पल्स हुए। सोशियो में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमेशा आर्ग्यूमेंट पहले आएंगे फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे। तो बताइए सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? Back then, is park a social institution? Park is also a social institution. Social institution क्या होगा? Which can reproduce itself. Family, marriage, अब जुडिशियरी, स्टेट, ये क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फैमिली है तो नेक्स्ट जनरेशन में अचानक से फिर से फैमिली होगी, क्रिएट होगी, रूल्स ऐसे फ्रेम होंगे तो स्ट्रक्चर क्या करेगी? पेट्रियार्की क्या सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी रिप्रोड्यूस करेगी अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में। तो वो अपना वो एक डायनामिक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है विच कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, विच कैन मेंटेन स्टेटस को। जुडिशियरी है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, स्टेटस को मेंटेन करती है। ब्यूरोक्रेसी है, इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे देखते हैं। तो कौन से होंगे हम इसमें पढ़ेंगे? सबसे पहले रिलीजन। रिलीजन क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो रिलीजन में हम देखेंगे, रिलीजन को हम थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रिलीजन का फंक्शन क्या है सोसाइटी में। कुछ तो रोल होगा ना रिलीजन का, वो रोल क्या है, रिलीजन के प्रॉब्लम्स क्या है, हम उसको देखेंगे। और हम देखेंगे मॉडर्न रिलीजन चेंज कैसे हो रहा है। जैसे आप देखोगे आज के डेट में रिलीजन का आइडिया क्या है। सो न्यू गुरुज आर, बाबाज आर बिकमिंग वेरी फेमस, like you might have seen many babas, so they are becoming very famous, and some of the babas are famous among english speaking people or middle class people। हाँ, तो फेमस हो रहे हैं। आप आप जब वहाँ पे देखोगे वो कर क्या रहे हैं, जैसे एक होता है कि कॉमन सेंसिकली क्या होता है, इधर वी फॉलो सम बाबा और वी क्रिटिसाइज, हम बोल देते हैं यार ये कोई बाबा है नहीं, फ्रॉड है। ये दो तरह से सोसाइटी में देखते हैं। सोशियोलॉजी ऐसे नहीं देखेगा। सोशियोलॉजी बोलेगा इफ दीज बाबास आर एग्जिस्टिंग, नॉट ओनली एग्जिस्टिंग, फ्लोरिशिंग इन आवर सोसाइटी, दे मस्ट हैव सम फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है कि आप सॉफ्टवेयर में काम करते हो बेंगलोर में, सुबह 8 से रात 8 तक आपने काम किया, फिर घर आए थोड़ी देर बाद सो गए, वीकेंड मिला उसमें फ्राइडे को आपने पार्टी कर ली, तो आपको ना वो एलिनेशन बहुत अधिक इंक्रीज होता है। अब एलिनेशन इंक्रीज होता है लेकिन साथ में जो एक मॉडर्निटी का आइडिया है, तो पुराने बाबा के पास जा नहीं सकते हैं,
तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं जहाँ पे टेलर मेड सॉल्यूशन जो इनको प्रोवाइड करता है। टेलर मेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब जाते हैं जो भी ये बात सुनते हैं, इनको भले ही समझ में ना आए, लेकिन इनको लगता है कि कुछ बातें ये सही बोल रहा है। जैसे आप पिछले 1 साल से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ जो हम बता रहे। अब आपको एक दिन क्या हुआ, आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, एलिनेटेड थे, आपको एक बाबा ने नंगे पैर एक पहाड़ पे चढ़ा दिया, पहाड़ी पे आपका पैर छिल गया। तो आपको यहाँ से लगता होगा कि बहुत ही नॉनसेंसिकल चीज़ होगा, लेकिन जब वो आदमी ऊपर गया, उसको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिसमेंट होगा। फर्स्ट थिंग, वो पहली बार जा रहा है ऊपर, और दूसरी बार जब वो गया तो उसको क्या, एक रिजल्ट भी, पेन, तो उसको वो लग रहा है कि उसने कुछ किया है। तो कस्टमाइज टेलर मेड सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। ओसो वो बोल रहा था मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है, मटेरियल अलग है, स्पिरिचुअल अलग है। तो मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट लाता था। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी रिप्रेस्ड आइडियाज हैं सोसाइटीज़ के, जो सोशल टैबूज हैं, उनको भी ये लोग बाहर लाते हैं। तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो नए रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, सेक्ट्स क्या होते हैं, कल्ट्स क्या होते हैं, डिनोमिनेशंस क्या होते हैं। सारे लोग बोले कि मॉडर्निटी आने से सेकुलराइजेशन का प्रोसेस होता है, लोग सेकुलर हो जाते हैं। सेकुलर होने का मतलब है जब हम पब्लिक स्फेयर में जाएंगे तो हम रिलीजियस उस तरह के कामों में, ना तो रिलीजियस पहनावा नहीं होगा मेरा, या रिलीजन, या हम मंदिर कम जाएंगे, या अदर जो प्लेसेज हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे, उसको अलग अलग थिंकर्स ने उसको पढ़ेंगे कि सेकुलराइजेशन का क्या रोल है और क्या नहीं रोल है, क्या सेकुलराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, रिलीजन में सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, फिर वैसे आएगा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन, फंक्शनलिस्ट जो डरखाइम ये सब पढ़े। तो थ्योरी अगर आपका अच्छा है, अब देखिए एक स्कूल ऑफ थॉट ना एक जैसा ही सोचेगा। अगर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे कोई भी थिंकर हो, तो आपको यही बोलेगा कि इकोनॉमी है, और इकोनॉमी पे जो कंट्रोल करेगा वही जो है सो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल करेगा, चाहे कोई भी आ जाए मार्क्सिस्ट में। नियो मार्क्सिस्ट आएंगे, वो बोलेंगे नहीं, इकोनॉमी ही बस नहीं है, साथ में आइडिया के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन हो गए, मीडिया हो गया, ये भी कंट्रोल में रोल प्ले करेंगे। तो आप हमेशा जब भी पढ़ो तो देखो कि रिलीजन पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना, एक बार आप थिंकर समझ गए कि नियो मार्क्सिस्ट आएंगे तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे रिलीजन क्या है, सुपर स्ट्रक आइडिया का पार्ट है। तो बेसिकली थ्रू दिस रिलीजियस आइडियाज डोमिनेंट क्लास आर रूलिंग ओवर द मासेस। रिलीजन पे कंट्रोल किसका होता है? हमेशा डोमिनेंट क्लास का होता है। तो उस तरह से हम इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एनिमिज्म क्या होता है, मोनिज्म क्या होता है, प्लुरलिज्म क्या होता है, सेक्ट्स क्या होते हैं, कल्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, एनिमिज्म क्या होता है बताइए, एनिमिज्म क्या होता है? हम लोग देखेंगे एनिमिज्म, एनिमिज्म बेसिकली द वर्शिप ऑफ स्पिरिट। जब स्पिरिट वर्शिप करते हैं उस, हाँ, उसको एनिमिज्म बोलते हैं। और मतलब वो इतना नहीं रहता है, जैसे वो स्पिरिट हर चीज़ में देखते हैं, स्पिरिट ट्रांसफर टू प्लांट्स, ट्रीज, उस तरह भी देखते हैं। तो एनिमिज्म बोलते हैं। इसे नेचरिज्म होता है। तो ईवी टायलर बोलते हैं कि एनिमिज्म इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, कि सबसे पहले जो रिलीजन आया होगा वो कहाँ से आया होगा? एनिमिज्म से आया होगा। क्यों आया होगा एनिमिज्म से? सो बेसिक, क्या? नहीं नहीं, स्पिरिट, स्पिरिट की वर्शिप करते हैं। सो बेसिकली रिलीजन, ईवी टायलर से रिलीजन emerged टू फुलफिल द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या थे? जैसे उनके दो प्रश्न थे, ह्यूमंस के क्वेश्चंस थे। पहला ये था कि डेथ के बाद क्या होता है। जैसे अभी हम जिंदा हैं और अभी थोड़ी देर बाद अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या चेंज हो जाएगा मेरे में, कुछ तो होता होगा ना चेंज, उनको ये जानना था। दूसरा उनको ये जानना था, ये ड्रीम्स विजन्स ये क्यों आते हैं, कि मतलब आप सोते हो और ड्रीम्स, कुछ से कुछ ड्रीम्स आ जाते हैं, तो प्रोसेस क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, व्हाट ह्यूमंस डिड, ह्यूमंस इन्वेंटेड ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। और ह्यूमंस ने क्या बोला कि जब टेम्पररी
हमारा जो सोल है वो हमारे बॉडी से बाहर जाता है टेम्पररी, तो हमें ड्रीम्स और विजन्स आते हैं, और जब परमानेंटली हमारे बॉडी से बाहर जाता है तो हमारी डेथ होती है। तो रिलीजन कहाँ से इमर्ज हो रहा है? ईबी टेलर क्या बोलेगा? फिलोसोफाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्वेश्चंस। टेम्पररी अगर सोल हमारे बॉडी जाता है तो ड्रीम्स और विजन्स हमको दिखते हैं, हमको ड्रीम्स आते हैं, और जब परमानेंटली सोल हमारे बॉडी को छोड़ देता है तो हमको क्या दिखता है? हमारा क्या होता है? डेथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटेलेक्चुअल जो हमारे नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो बोलेगा रिलीजन आ रहा है। सोशियोलॉजी कभी बिलीव नहीं करेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको कोई मतलब ही नहीं है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से। वो क्या पढ़ेगा कि गॉड के आइडिया से सोसाइटी में क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमिज्म। नेचरिज्म, मैक्स मुलर का कॉन्सेप्ट है, नेचर वर्शिप होता है। नेचरिज्म क्यों आता है? सो बेसिकली ह्यूमंस वेर नॉट एबल टू, लाइक ह्यूमंस वेर लाइक इन ऑ अबाउट रिवर्स, माउंटेन्स, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, ट्रीज, तो उनको लगता था कि किसने क्रिएट किए, क्योंकि ह्यूमन से बहुत अधिक पावरफुल हैं, सारी चीज़ें ह्यूमन से, एक इंडिविजुअल से अधिक पावरफुल हैं। तो धीरे धीरे वो नेचरिज्म की तरफ जाएंगे। फिर ऐसे ही हम पढ़ेंगे मोनिज्म, प्लुरलिज्म, सेक्ट्स और कल्ट्स। सेक्ट्स, कल्ट्स, डिनोमिनेशन, ये सब जितने भी हैं उनको देखेंगे। फिर हम मॉडर्न सोसाइटी में पढ़ेंगे कि रिलीजन एंड साइंस। हमने अभी देखा था, अभी बात की थी, वेबर सेज रिलीजन एंड साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैपिटलिज्म को वो देता है। कुछ रिचर्ड डॉकिंस एंड अदर्स विल से दैट रिलीजन एंड साइंस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो रिलीजन एंड साइंस का रिलेशनशिप हम देखेंगे। फिर सेकुलराइजेशन क्या होता है, कहाँ पे सेकुलराइजेशन हो रहा है, कैसे होगा, उसको देखेंगे। और रिलीजियस रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या होता है? तो उसको देखिए, सोशल प्रोसेस, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा याद है। कोई भी सोशल प्रोसेस होगा उसको हम सोशल प्रोसेस तब बोलेंगे जब उसमें पार्टिसिपेशन होगा एक लार्ज ग्रुप का, डाइवर्स ग्रुप का। तो रिवाइवलिज्म भी तब होगा जब यही आइडियाज़ को सपोर्ट मिलता है फ्रॉम ऑल कास्ट ग्रुप्स एंड ऑल क्लासेस। जब सारे कास्ट और क्लास सपोर्ट मिलेगा तब हम उसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलेंगे। तो जैसे आर्य समाज मूवमेंट, उसको हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलेंगे। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या देखते हैं? दे इमेजिन फ्यूचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पास्ट। वहाबी मूवमेंट, सलाफी मूवमेंट, प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम। आर्य समाज मूवमेंट, बैक टू वेदास, कि वहाँ पे जिस तरह कास्ट सिस्टम थी उस तरह का। मॉडर्न थिंकर्स क्या बोलेंगे कि हम टाइम पीछे कर ही नहीं सकते। किसको पता है कि प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम क्या था और बैक टू वेदास के टाइम में सिस्टम क्या था? किसी को भी नहीं पता है। तो वो बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो रिवाइवलिज्म, जैसे जैनिज्म, तो जैनिज्म क्या होगा? इसमें बहुत अधिक सपोर्ट होगा, बुद्धिज्म मासेज का सपोर्ट होगा। तो कोई भी सोशल प्रोसेस को हम ऑल क्लास और ऑल कास्ट की तरफ हम देखेंगे। तो रिवाइवलिज्म को देखेंगे। फिर देखेंगे हाउ रिवाइवलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटलिज्म। बात देखते हैं आज के डेट में हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, तो हम इसको देखेंगे हाउ दीज टू आइडियाज आर डिफरेंट। देन देयर इज अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में हम देखेंगे पावर क्या होता है। तो सोशियोलॉजी कैसे पावर को पढ़ेगा? बोलेगा पावर को पढ़ेगा कि उसके अलग अलग डिफिनीशंस होंगे। कोई बोलेगा कि पावर कैन बी मेजर्ड बाय डिसीजन मेकिंग पावर, कि अगर आप डिसीजन ले सकते हो तो आपके पास पावर है। हाँ, कोई बोलेगा आप डिसीजन को रोक सकते हो तो आपके पास पावर है। फिर स्टीफन ल्यूक आएगा, बोलेगा कि शेपिंग डिजायर्स, अगर आप लोगों के डिजायर्स को शेप कर सकते हो तो भी आपके पास पावर है। जैसे दीपिका पादुकोण। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस कंट्री में, दुनिया में, उनको फॉलो करते हैं, उनके डिजायर्स को शेप करते हैं वो, फैशन से लेकर एस्पिरेशन से लेके। तो वो बोलेगा ये भी एक तरह का पावर है। तो उस तरह हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ पावर, प्लुरलिस्ट थ्योरी आएंगे, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, डेमोक्रेसी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, सोशल मूवमेंट क्या होता है, सारे इसके पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के पार्ट होंगे। इसी में एक और इंस्टीट्यूशन को हम पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ेंगे इक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, बताइए। कोई आप
एक एग्जाम्पल दीजिए एक्सक्लूजन का। क्या? फिर वो- हाँ, उनको क्या किया? अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, एक्सक्लूजन देखिए, एक्सक्लूजन आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी एक्सक्लूजन हो सकता है। लेकिन जब हम सोशल एक्सक्लूजन को सोशियोलॉजी में देखते हैं तो जनरली वी लुक एट इट थ्रू थ्री प्रोसेसेस। एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, कि सोसाइटी जिस तरह से जो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। होमलेस, आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देखना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के पार्ट नहीं है, तो एक्सक्लूजन हो गया। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल रिचुअल्स, कि जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो पूरी सोसाइटी एक साथ आएगी, आप उसके पार्ट नहीं हो सकते। तो वो भी जैसे विडो की बात हुई, कि कोई भी अगर कोई मैरिज हो रही है, वो रही, तो उनको जनरली पार्ट नहीं बनाया जाए। हाँ, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लूजन हो गया। तीसरा होता है एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल मेंबरशिप, कि आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी बात रखने नहीं दी जाएगी सोसाइटी में। तो ये भी क्या दिखाता है? सोशल एक्सक्लूजन दिखाता है। तो आपने देख, नहीं, आप आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि आप वोटर आईडी के लिए भी तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना। जैसे एक होमलेस है मेट्रो के नीचे, तो वो वोट तो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये भी एक्सक्लूजन हो गया। फिर मान लो आपके पास वोटिंग राइट्स भी हैं, लेकिन सोसाइटी ने आपको बोल दिया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे हमारे मीटिंग्स में, तो आप अपने व्यू पॉइंट्स नहीं रख सकते हो। वो जो डिसीजन लेंगे उसका तो इम्पैक्ट आप पे भी होगा, तो ये भी एक्सक्लूजन हो गया। तो पॉलिटिकल मेंबरशिप, तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का प्रोसेस एब्सोल्यूट फॉर्म में हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं। स्पेक्ट्रम में कैसे देखते हैं? जैसे कोई अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट था, उसका किंग था, उसका कोई फैमिली मेंबर है, इमीडिएट फैमिली मेंबर है, सो द चांसेस ऑफ getting political membership for that person is very high vis-a-vis me or any one of you। तो हमारा भी थोड़ा मोर एक्सक्लूजन है ना उस प्रोसेस से। लाइक ए कैपिटलिस्ट सन डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो उस केस में भी जो हमारा है, हम देखेंगे, हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारे प्रोसेसेस से सेल्फ एक्सक्लूड कर लोगे। अभी क्या हो रहा है कि सोशल एक्सक्लूजन में एक प्रोसेस आ रहा है सेल्फ एक्सक्लूजन। आपने देखा होगा एक बहुत फेमस आइडिया आया है अर्ली रिटायरमेंट का, कि लोग क्या करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि वो 35, 36, 38 तक रिटायर हो जाएं, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। और ये एक मूवमेंट की तरह इमर्ज हो रहा है। क्यों इमर्ज हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है यार ऑफिस जाओ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप सेम वर्क डे बाय डे कर रहे हो, एलिनेशन हो रहा है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो वो अर्ली रिटायरमेंट्स के लिए जाते हैं। आप कभी ऋषिकेश, हिमाचल इसमें जाना तो बहुत सारे फॉरेनर्स, इंडियंस मिलेंगे जो वहीं रहते हैं, हिप्पियों की तरह। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम ही है वो अपने आप में इतना एक्सप्लॉयटेटिव है कि अगर आप अपने आप को एक्सक्लूड उससे नहीं करते हो तो आप भी उस एक्सप्लॉयटेशन के पार्ट होगे। वो ये भी मानते हैं कि वन कैन नॉट एस्केप दिस कैपिटलिज्म। आप अगर हिमाचल जिले कहीं भी आप एस्केप नहीं कर सकते, बट सम हो आप एक मेंटेन कर सकते हो डिस्टेंस। तो सेल्फ एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेल्फ एक्सक्लूजन का एक और एग्जाम्पल, एक लेबर है, उसने एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनवाया। अब उसके उसका एक बच्चा है, एक उसके पास 50 रुपये हैं। 50 रुपये में बहुत सारे सामान वो मॉल में खरीद सकता है, बहुत कुछ बिकता होगा जिसका दाम 50 या उससे कम होगा, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। कि जो एक ऑरा क्रिएट हुआ उस मॉल का, जो ग्रैंडियोर जो क्रिएट हो रहा है, सो बेसिकली हिज पॉवर्टी और हिज मार्जिनलाइजेशन डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर दैट शॉपिंग मॉल। तो ये भी क्या हो गया? एक्सक्लूजन हो गया। तो एक्सक्लूजन क्या है? पहले कैसे होता था इंडिया में एक्सक्लूजन? कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन होता था, जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन होता था। अब हम क्या देख रहे हैं? अब जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ है एक्सक्लूजन, वो क्लास बेस्ड है, कि आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी। क्या? हज? हाँ
हाँ, देखिए रिलीजन, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स या ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स ही रखिए, पॉलिटिकली करेक्ट लगता है कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स हैं उसमें एक्सक्लूजन का आइडिया है, मार्जिनलाइज्ड का एक्सक्लूजन होगा। और अगर रिलीजन, कुछ लोग ये बोले कि रिलीजन जो है सो ऐसा कुछ लिखता नहीं है, तो प्रैक्टिस में वो एक्सक्लूजन होगा। कि चाहे आप सिखिज्म देखो, वहाँ पे भी जो कास्ट सिस्टम जिस तरह से इमर्ज हुआ है वो शो करता है एक्सक्लूजन को। आप इस्लाम देखो, इस्लाम इन साउथ एशिया दे ऑल्सो हैव दिस कास्ट करेक्टर। अब मैरिज और किनशिप रिलेशनशिप में हाँ, वहाँ पे जो है एक्सक्लूजन दिखेगा। और जो हिंदुइज्म था तो उसमें कास्ट सिस्टम तो एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, तो वहाँ पे एक्सक्लूजन था। तो पहले कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन्स होते थे, अब क्या हो रहे हैं, क्लास बेस्ड एक्सक्लूजन्स हो रहे हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या हो गया, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, उसे हम हर क्वालिटेटिव एक्सक्लूजन को भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे एक वुमेन है, वो एक वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो काफ़ी रिच और पावरफुल फैमिली है, बट दैट वुमेन डज नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजंस इन द फैमिली। तो क्या हो गया, उसका भी एक्सक्लूजन हो गया। तो ये क्या दिखाता है, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। हमारे सब्जेक्ट जो क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस मतलब कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें हमको बुरी लगती है, तो वो दिखाता है वो चीज़ें अच्छी क्यों लगती है और बुरी क्यों लगती है। फिर आइडिया है डेप्रीवेशन का। क्या होता है डेप्रीवेशन? नहीं, डेप्रीवेशन होता है, डेप्रीवेशन को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो रिलेटिव डेप्रीवेशन होता है। हाँ, उसको भी बोल सकते हैं। नहीं, ये भी थोड़ा सा इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आइडिया आता है डेप्रीवेशन। मान लो आप कल बन गए आईएएस। अब क्या हो गया कि आपने किसी और को देखा जो आपसे काफ़ी बेहतर कर रहा है लाइफ में, जिसने ना 5 साल तैयारी की और अपना जॉब करते रहा और आज के डेट में काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आपको ना एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन आएगा। और रिलेटिव डिप्रीवेशन हमेशा आता है लोगों को। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके उसमें उनको रिलेटिव डिप्रीवेशन आता है। डिप्रीवेशन और क्या होता है कि सिस्टमिक जो इम्पैक्ट है, जो आप बता रहे हैं ना पॉवर्टी के, सिस्टमिक इम्पैक्ट्स भी आपको डिप्रीवेशन में दिखेंगे। फिर इसमें हम वही स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी देखेंगे, फंक्शनल। तो डरखाइम जैसे फंक्शनलिस्ट स्कूल का है, डरखाइम, पार्सन्स, तो उसको देखेंगे। मार्क्सिस्ट थ्योरी देखेंगे, वेबरियन थ्योरी देखें। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डिबेट हम देखेंगे, व्हाट इज मेरिट, मेरिट क्या होता है। जो हम हमेशा यूज करते हैं ना कि मेरिट बेस्ड एग्जाम में आप देखोगे मेरिट, इसमें स्कॉलर्स आएंगे वो बोलेंगे मेरिट कुछ भी नहीं होता है, डोमिनेंट क्लास, इकोनॉमी, ये सब डिसाइड करता है कि मेरिट क्या होगा। जैसे कुछ साल पहले जो चीज़ मेरिट था वो हो सकता है आज ना हो। जैसे आप देखो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो पहले वो देखते थे, फ्यूचर बताते थे हाथ देख के, किसी टाइम में वो मेरिट का आइडिया था। हाँ, आज के टाइम में वो नहीं है। तो हम देखेंगे मेरिट क्या होता है और मेरिट के आइडिया को सोसाइटी लेजिटिमाइज कैसे करता है। कैसे करता है, जैसे यूपीएससी एग्जाम में 700 ही सीट है, तो वो बोल देता है यही 700 लोग बनने के लायक हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, इस देश में 700 ही लोग होंगे जो ये यूपीएससी के लायक होंगे, हजारों होंगे। इन 700 से बहुत सारे बेहतर होंगे होंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसको लेजिटिमाइज करता है सोसाइटी मेरिट के आइडिया को, और कौन है किस ग्रुप को इससे फ़ायदा होता है। तो मेरिट का एक डिबेट इसमें आएगा। देन वेबेरियन थ्योरी विल टॉक अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास, स्टेटस एंड पावर। स्टेटस क्या हो, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो वो क्लास का सिस्टम नहीं है, वो क्या है, स्टेटस का सिस्टम है। सो ए पुअर ब्राह्मण विल हैव हायर स्टेटस देन ए रिच मेंबर ऑफ अदर कास्ट ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि उसका रिचुअल स्टेटस हाइयर है। तो स्टेटस के आइडिया को भी वो लाता है। फिर पार्टी का आइडिया आता है। पार्टी का आइडिया क्या होता है कि सपोज आप एक प्रेशर ग्रुप के पार्ट हो या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हो, या वैसे ही आपका एक ग्रुप है, तो उससे आपको पावर तो मिलती है ना उस ग्रुप से। तो उस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे, क्लास, स्टेटस। फिर जेंडर में हम फेमिनिस्ट थ्योरी सीम पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है?
सेक्सनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी होता है कि जब हम बोलते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि सारी वुमेन का हालत एक जैसा है। तो इंटरसेक्शनल थ्योरिस्ट बोलते हैं कि जब भी हम किसी कैटेगरी को देखते हैं तो उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिप्रीवेशंस हैं, उसके हिसाब से देखें। फॉर एग्जाम्पल दिस जजमेंट ऑन सबरीमला, so the Supreme Court allowed women to worship Lord Ayyappa, but so Brahmin women and Dalit women both has the right to worship Lord Ayyappa. Both will enter the temple, worship the god, but when they will come out, Brahmin women will have many other privileges as compared to a Dalit women. तो दलित वुमेन की क्या है, अलग प्रॉब्लम है। ब्राह्मण वुमेन के किस पे कंट्रोल है, उसके मूवमेंट पे कंट्रोल है कि वुमेन बाहर, घर से बाहर नहीं जा सकती, शाम के बाद नहीं जा सकती है। दलित वुमेन के मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है। तो इंटरसेक्सुअलिटी के जैसे ब्लैक वुमेन है, तो ब्लैक वुमेन की प्रॉब्लम्स अलग होगी। बेल हुक्स एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट ऑथर थी। सो सी डाइड लास्ट ईयर, बेल हुक्स। तो वो जैसे ब्लैक फेमिनिज्म की बात करती है, क्वेयर कम्युनिज्म की बात करती है कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डिप्रीवेशन से अलग हैं थॉट प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शनैलिटीज, कि एक सेक्शन के अंदर हम अलग अलग सेक्शंस को पढ़ेंगे। जैसे मार्क्स बोलता है क्लास, तो बोले क्लास क्या भाई, जेंडर पर क्लास के अंदर उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शनैलिटी। फिर एथनिसिटी भी पढ़ेंगे और रेस भी पढ़ेंगे। एथनिसिटी क्या होता है, नहीं आप यूज तो करते हो ना, सुने। हाँ नहीं, तो फिर एथनिसिटी एंड रेस दो अलग अलग टर्म है, क्यों मतलब। तो आप कभी भी अब कोई टर्म यूज करो, मतलब वो तो हम कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं ना, लेकिन जब हम एकेडमिकली देखेंगे तो वहाँ तो उसका कुछ भी नहीं। अब आप कोई भी वर्ड जब आप सोसाइटी में वो यूज करते हो या आप कहीं भी पढ़ते हो सोसाइटी रिलेटेड, तो आप देख लो कि ये होता क्या, ये कैसे अलग टर्म से। फिर मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। से कास्ट सिस्टम में तो उसको पहले क्या बोलते थे, कास्ट सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। क्यों, क्योंकि आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, एम एन श्रीनिवास गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, एंड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन पीपल हैविंग प्लेस इन हैविंग लोअर प्लेस इन द हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम, वो क्या होगा, वो मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ओपन एंड क्लोज टाइप्स ऑफ मोबिलिटी देखेंगे। इंटर जनरेशनल होता है, इंट्रा जनरेशनल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कि मेरा लेवल सेम है, स्टेटस सेम है, बट आई मूव फ्रॉम दिल्ली टू सम अदर सिटी, और आई मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो गया। सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, एजुकेशन से मोबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मोबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उस तरह से इसको देखेंगे। देन विल ऑल्सो सी वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में हम देखेंगे कि मॉडर्निटी में वर्क कैसे चेंज हुए, जिसमें हम देखेंगे फोर्डिज्म, टेलरिज्म, पोस्ट फोर्डिज्म, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि वर्क में हम क्या देख रहे हैं, वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसको हम इसमें वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे। सो लाइक टू लुक एट एनी सोशल रियलिटी वी हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है तो हम उसको एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें देखोगे इसके लिए कौन सा पर्सपेक्टिव सबसे सही है। तो आप पहले क्वेश्चन ऐसे नहीं, कोई आपको जनरल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट है जैसे आप ही क्या जनरल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल एक्सक्लूजन। सो फर्स्ट विल डिफाइन सोशल एक्सक्लूजन, आप क्या करें उसके बताएंगे इस तरह के एक्सक्लूजन होते हैं। फिर आप उसमें लिखोगे कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट ने कैसे कैसे सोशल एक्सक्लूजन को इंटरप्रेट किया है। तो मार्क्सिस्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे सोशल एक्सक्लूजन को, वो करेंगे मोड ऑफ ये प्रोडक्शन रिलेशनशिप में, कैपिटलिस्ट हैव और हैव नॉट्स के हिसाब से करेंगे।
फेमिनिस्ट सोशल एक्सक्लूजन को जेंडर के आइडिया से करेंगे। तो ये सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो उस तरह से हम उसको यूज करेंगे। कंक्लूज आप जब कंक्लूड करोगे तो एक पॉजिटिव सा कंक्लूजन आप लेके आओ। इसी तरह हम फैमिली को पढ़ेंगे। फैमिली में क्या है, फैमिली क्या होती है? क्या फैमिली बताइए। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड देखिए, फैमिली में क्या होता है कि रिलेटेड लोग एक साथ होते हैं, जनरेशन्स होते हैं। दे कैन बी रिलेटेड इधर थ्रू ब्लड, बाय अडॉप्शन और बाय अदर काइंड ऑफ वो। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड जैसे यहाँ राजेंद्र नगर में लोग रहते हैं कि मेंबर्स ऑफ मोर देन वन फैमिलीज आर लिविंग टुगेदर, तो ये हो गया हाउस होल्ड। हाउस अब क्या हो गया कि कंटेम्प्रेरी टाइम में माइग्रेशन बहुत अधिक इंक्रीज हो गया है, हर कोई माइग्रेट हो रहा है, तो हाउस होल्ड हमारे लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। आप देखो एमजी नरेगा, वो फैमिली के बेसिस पे जॉब नहीं देता है, वो हाउस होल्ड के बेसिस पे जॉब देता है। तो पॉलिसी मेकिंग भी हाउस होल्ड के थ्रू होता है। फिर जैसे ये सब फैमिलीज है, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, सेम सेक्स फैमिलीज हो गई, तो इनको हम फैमिली के आइडिया से नहीं देख सकते हैं, इनको भी हम हाउस होल्ड के आइडिया से देखते हैं। फिर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जॉइंट फैमिली क्या होता है, लीनिएज का कॉन्सेप्ट क्या है, डिसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे कि सोसाइटी में जो फैमिली सिस्टम है, जो ये जो टॉपिक है फैमिली, सो बेसिकली नो वन लुक्ड एट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इनिशियली। फॉर द फर्स्ट टाइम feminists started looking at this institution and said that family also has the same kind of social structure as we see in public places. It has authority, it has discriminatory rules for women, it has various practices which exploit women. तो वहाँ से फैमिली की स्टडी चालू होती है। तो फैमिली क्या हो गया, वो बताते हैं फैमिली एज ए साइट ऑफ वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। डोमेस्टिक वायलेंस 80s में जाके इंडिया में पहली बार क्रिमिनल एक्ट होता है, पता है ना आपको? उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल एक्ट भी नहीं था। उससे पहले आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत छोटे से वो आईपीसी के वो लगते थे। तो वो सारा इसी फैमिली के स्टडी के थ्रू आया। द आइडिया ऑन डिवोर्स, आइडिया ऑन मैरिज, कि मैरिज कैसे चेंज हो रहे हैं, मैरिज इनइक्वल कैसे है, तो वो सब सारे हम इसमें पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, तो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में हम देखेंगे द आइडिया ऑफ इंटीमेसी, हाउ द आइडिया ऑफ इंटीमेसी इज चेंजिंग इन कंटेम्प्रेरी टाइम। सो रीड अबाउट एंथनी गिडेंस। वो किसकी बात करते हैं? एंथनी गिडेंस बात करते हैं कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम प्योर लव टू रोमांटिक लव टू प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। कि कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। आप देख रहे हो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, जो आइडिया ऑफ ब्यूटी की चेंज हो गया है, जो मीडिया हमको आइडिया देती है हम उसी को मानते हैं। और कमिटमेंट के आइडिया चेंज हो गए हैं, चॉइसेज आ गए लोगों के पास। पीपल आर इन रिलेशनशिप और इन मैरिज जब तक उनको अच्छा लगता है, देन दे मूव। तो यहाँ पे ये सब जो आइडियाज़ हैं हम उसको देखेंगे, कैसे इंटीमेसी, टिंडर आ गया, बम्बल आ गया, नॉन सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं। तो वो सब नए फॉर्म्स ऑफ जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं इंटीमेसी में। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आने से क्या चेंज हो रहे हैं फैमिली पे, अगेन जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर फिर से आ रहा है। तो उन सबको कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स को इसमें देखेंगे। और लास्ट जो पेपर 1 का है वो सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो सोशल चेंज में बहुत सारे, जैसे मार्क्स का भी थ्योरी है, डरखाइम का थ्योरी है, पार्सन, सारे सोशल चेंज की थ्योरी है। उसमें कुछ और नए थ्योरी पढ़ेंगे, कल्चर लैग थ्योरी पढ़ेंगे, सोरोकिन का आइडिया पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। इसमें हम डिपेंडेंसी थ्योरीज पढ़ते हैं कि कैसे डेवलपिंग वर्ल्ड को डिपेंडेंट बना देता है डेवलप्ड वर्ल्ड, और यही डिपेंडेंसी जो है डेवलपिंग वर्ल्ड को कभी भी प्रॉस्परस नहीं होने देता है। जैसे वो बताएंगे डिपेंडेंसी थ्योरी कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और फिनिश्ड गुड्स जो है वो यहाँ प्रोड्यूस होगा।
पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जितनी भी होगी वो डेवलपिंग वर्ल्ड में होगी। डेवलप वर्ल्ड में क्या होगा, वैल्यू बेस्ड इंडस्ट्री होगा जो अधिक वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और ये डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बताएगा, ये बताएगा कि मोस्टली इट वाज डन बाय वेस्टर्न यूरोप एंड द यूएसए। So after the end of this process of colonization, they created this idea of dependency. Like India is dependent on many countries. ऑयल के लिए कहीं डिपेंडेंट है, किसी और चीज़ के लिए कहीं डिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे वो डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होता है और वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आप देखो, एग्रीकल्चर पे इंडिया सब्सिडी नहीं दे सकती फार्मर्स को। वो बॉक्सेज जो उनके ग्रीन बॉक्स हैं किसी एक बॉक्स में आ जाता है, हाँ, तो सब्सिडी नहीं दे सकती। तो यहाँ पे हो रहा है ना, कंट्रोल तो कहीं से हो रहा है ना, कोई जो ग्रुप है, कोई कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज क्या होते हैं, एजुकेशन, लॉ, प्लानिंग, वो सब सारे उसको देखेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। सो इन पेपर 1 बेसिकली विल सी हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द डिसिप्लिन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पर्सपेक्टिव, हाउ टू लुक एट सोशल रियलिटी। थर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कि इन्हीं पर्सपेक्टिव से लोगों ने पॉलिटिक्स को कैसे देखा, स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे देखा, रिलीजन को कैसे देखा, उस तरह से हम इसको देखेंगे। सेम पेपर 2 में भी होगा, इंडियन थ्योरीज आएंगी उसमें। फिर उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, रिलीजन में देखेंगे, पॉलिटिक्स में देखेंगे, फ्रीडम, सोशल मूवमेंट में फ्रीडम स्ट्रगल उसमें जुड़ जाएगा। बताइए कुछ, अगर इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग। पेपर क्या, हाँ डेटा यूज करना है, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स कैसे लिंक करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में कि रीसेंट और कंटेम्प्रेरी, आप देखेंगे बहुत सारे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, तो आएगा कंटेम्प्रेरी में क्या चेंज हो रहा है, कि एलियनेशन के थ्योरी को कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम कैसे यूज करें। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी का मतलब ये नहीं कि पिछले 2 साल 3 साल, सीधा ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन फेजेज में देखती है। तो ग्लोबल मॉडर्निटी आया, पोस्ट मॉडर्निटी आया, अभी ग्लोबलाइजेशन के फेज जो है उसी के अंदर वो चल रहा है। तो हम ग्लोबलाइजेशन से जो चेंजेज आए हैं उसको देखेंगे। हम डेटा यूज करेंगे, लेकिन आंसर को हम जीएस टाइप कभी भी नहीं लिखेंगे। हमारे पर्सपेक्टिव थोड़े ब्रॉड होने चाहिए, थ्योरेटिकल होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा सिटीजनशिप पे, तो मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे, बेसिकली दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज ए फ्रॉड आइडिया, फॉल्स कॉन्शियसनेस। So you are given the right to vote in 5 years, and you believe that you will get other rights also through this process, but no one has ever got these rights through voting. तो बोले एक आपको फॉल्स कॉन्शियसनेस दे रहा है, आप जब लड़ने जाते हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोलता है अगली बार वोट मत देना, तो किसी और को चुन ले, डेमोक्रेसी है। तो ये सब जो आइडिया है ना, पर्सपेक्टिव है देखने का, अलग अलग पर्सपेक्टिव, तो उससे जो है सो उसको करेंगे। तो मेन हमको इसमें 3 थिंकर पढ़ने हैं इंडिया में, जीएस घुरे, इंडोलॉजी, एक नया इंडोलॉजी। इंडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट लिटरेरी एंड आर्किटेक्चरल सोर्सेज, कि जो एंशियंट लिटरेचर्स हैं उसके थ्रू हम पढ़ते हैं इंडिया को। ये आर्किटेक्चर है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, कोई आर्ट पेंटिंग्स है उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम इंडोलॉजी बोलते हैं। तो पहले इंडोलॉजी आएगा, उसी से हम कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। फिर एम एन श्रीनिवास आएगा, वो बोलेगा इंडोलॉजी हमारे किसी काम का नहीं है, इट कैन नॉट स्टडी सोशल रियलिटी बिकॉज इट्स थियोरेटिकल। क्योंकि बुक में कास्ट नहीं लिखा हुआ है, बुक में बढ़ना लिखा हुआ है, बढ़ना सिस्टम, बट बढ़ना सिस्टम इज नॉट फॉलोड, बढ़ना सिस्टम हैज नो रिलेवेंस इन एनी सोसाइटी। उसका रिलेवेंस आज के टाइम में अब आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी किस पे काम करती है, कास्ट पे। कास्ट क्या होता है, एक लोकल फिनोमेना होता है। लोकल फिनोमेना का मतलब क्या है, जैसे एक कास्ट ग्रुप, जो एंडोगमी बोलते हैं, एक कास्ट ग्रुप की शादी एक ही कास्ट ग्रुप में होगी तो लोकली होगी। लाइक ब्राह्मण, देर आर डिफरेंट ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स ऑफ वेस्टर्न यूपी कैन नॉट मैरी ब्राह्मण ऑफ कश्मीर, ये क्योंकि दोनों अलग कास्ट हैं। ब्राह्मण बढ़ना है, उसके अंदर दोनों अलग कास्ट है, उसी कास्ट के अंदर सब कास्ट भी आएंगे। तो एम एन श्रीनिवास क्या लाएगा, फील्ड स्टडी लाएगा, एथनोग्राफी लाएगा, कि हम फील्ड में जाओ और आप देखो कैसे प्रैक्टिस हो रहा है।
फिर मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी ए आर देसाई का आएगा, जिसमें हमको एक ये पढ़ना है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि जो इंडियन नेशनलिज्म था वो कैसे इमर्ज हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या था। फिर इंडिया में मॉडर्निटी कैसे आई, अलग कैसी थी यूरोपियन मॉडर्निटी से, तो सेम जो हमने पेपर 1 में देखा वही होगा। फिर रूरल एंड अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को इसमें देखेंगे, इंडियन विलेज क्या है, तो इसमें हम डिबेट पढ़ेंगे। सो colonial scholars and nationalists said that village is self sufficient, हमको village model पे ही जाना चाहिए, even Gandhi talked about it, but sociologists will talk about Indian village in a very different light. They will say that Indian villages were never self sufficient, जैसे इंडिया ज्वेलरी हमेशा अर्बन सेंटर से आते थे, जो मार्केट वीकली मार्केट्स होते थे वो क्या था, एक इकोनॉमिक और सोशल स्पेस था, कि किनशिप नेटवर्क को भी अगर एक्सपैंड करना है तो वहाँ पे रिलेशनशिप में एक दूसरे को देखने जाते थे लोग, तो वहाँ पे भी क्या है वो देखेंगे उसको। अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि लैंड टेन्योर सिस्टम इंडिया में कैसे आ रहा है, लैंड रिफॉर्म कैसे हुए, क्या लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, सक्सेसफुल हुए तो किन कहाँ हुए। फिर ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कास्ट सिस्टम। we'll read Ghure, Srinivas, Dumo, Bete, Dipankar Gupta. So we'll read many scholars about caste system. क्योंकि जैसे ही आप कास्ट सिस्टम को समझ जाओगे आप इंडियन सोशियोलॉजी समझ जाओगे। फिर अनटचेबिलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे दलित सोशियोलॉजी एंड सबऑल्टर्न सोशियोलॉजी। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, सिस्टम ऑफ किनशिप जो उसमें देखे थे। बस ये सिस्टम ऑफ किनशिप में हम क्या देखेंगे पेपर 2 में, कि नॉर्थ इंडिया में किस तरह किनशिप है, साउथ इंडिया में किस तरह। सो टेल मी, लाइक इन नॉर्थ इंडिया cross cousin marriages are not allowed, but in South India it's the favorable form of marriage. Why? ये सब जित नहीं, ये सब जितने भी थॉट प्रोसेस है इन्वेडर और ये सारे हटा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब। नॉर्थ इंडिया में मैरिज जो होता है, मैरिज इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ कन्यादान। सो वन इज डोनेटिंग हिज और हर डॉटर टू अदर फैमिली। तो जब आप किसी को डोनेट करते हो तो आप उससे कुछ लेते नहीं हो। ऐसा नहीं होता कि रोड पे आप 10 रुपये दे के उससे 5 रुपये ले लिए डोनेशन, क्योंकि डोनेशन में क्या होता है कि स्टेटस डिफरेंस होता है। जो लड़की डोनेट कर रहा है कल्चरली उसका स्टेटस नीचे होता है, जो डोनेशन ले रहा है, दुनिया का इकलौता ऐसा डोनेशन है पेट्रियार्की, आप देखना कि जो डोनेशन लेने वाला है उसका स्टेटस ऊपर होगा। जब हम साउथ में जाते हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वुमेन होता है, वहाँ कन्यादान नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ वुमेन मीन्स आपकी फैमिली को हमने एक वुमेन दिया है तो हम भी आपसे एक वुमेन लेंगे। हाँ, एक्सचेंज ऑफ वुमेन। और नहीं, कुछ सोसाइटीज में होते हैं, अलग अलग तरह के हैं। देखिए मैरिज के अलग अलग मॉडल्स हैं, तो उसमें जो आप इंटरनेशनली जो सबसे फेमस मॉडल है, जो सबसे अधिक पॉपुलर मॉडल है, वो वुमेन एक्सचेंज का है। वुमेन पता है ना, सबसे पहली एक्सचेंज जो होता है ट्राइबल सोसाइटी में, लेवी स्ट्रॉस बोलता है, वुमेन का होता है। कि अब उनके पास देने कुछ था नहीं, ट्राइबल सोसाइटी में जो वॉर होते हैं तो उन्होंने वुमेन देना चालू किया। तो इसीलिए रूल्स बनने लगे वुमेन के मैरिजेज पे, कि जब हमको एक्सचेंज करना होगा तो हमारे पास वुमेन बची होनी चाहिए। तो अपने कम्युनिटी में आप शादी नहीं कर सकते, अपने रिलेशंस में शादी नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ वुमेन में क्या होगा कि अगर आप एक वुमेन दोगे जिस फैमिली को, उस फैमिली से आप भी एक वुमेन लोगे। तो साउथ इंडिया में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर आप जैसे महाराष्ट्र जाओगे, वहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस कजन मैरिजेज वहाँ भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ टाइप के क्रॉस कजन मैरिजेज नहीं होंगे। जैसे फादर्स सिस्टर्स डॉटर, उससे आपकी शादी हो सकती है, लेकिन मदर्स सिस्टर्स डॉटर से आपकी शादी नहीं होगी। तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा होता है, तो इसमें बस ये पढ़ेंगे किनशिप स्ट्रक्चर को। फिर इसमें वही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, पेट्रियार्की, हाउस होल्ड। फिर रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, इसमें हम पारसीज को पढ़ेंगे, ज्यू को पढ़ेंगे, मुस्लिम्स को पढ़ेंगे। फिर सोशल चेंज इंडिया, ये सारा कंटेम्प्रेरी है, इसमें आपको करंट अफेयर्स ही सारे हैं कर लिखने हैं, लेकिन उसको हम लोग सोशियोलॉजिकली लिखेंगे, थ्योरीज के हिसाब से लिखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, और एक पॉपुलेशन डायनामिक्स भी है, पॉपुलेशन डायनामिक्स को भी देखना है। कुछ पूछना है क्या देन?
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।